हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना नीट का फर्स्ट चैप्टर। जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। यही चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में भी है और यही चैप्टर एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लावर, अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लावर, अबाउट पॉलिनेशन प्रोसेस, अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपोमिक्सिस एंड एक्सेट्रा। फर्स्ट लेक्चर किसने किसने देखा है? जल्दी जल्दी सब लोग अटेंडेंस लगाओ, जल्दी जल्दी सब लोग चैनल को लाइक करो ताकि मुझे पता चलेगा कि किसने किसने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, कितने बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 से 5 एमसीक्यूज दिए थे और वो 4 से 5 एमसीक्यूज का आंसर मैंने आपको कमेंट करने बोला था। ज्यादा बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, इसका मतलब कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेक्चर के साथ साथ मैं एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि नीट क्रैक करने के लिए सिर्फ थियोरी कवर करना सफिशिएंट नहीं होता है, थियोरी के साथ साथ हमें एमसीक्यूज भी कवर करने पड़ते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें मेल गैमेट की जरूरत होती है, फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। मेल गैमेट कैसे बनाते हैं वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फीमेल गैमेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हमको टाइटल में क्या बोला है? द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था? पिस्टल। पिस्टल वर्ड का दूसरा नाम क्या है? पिस्टल वर्ड का दूसरा नाम है कार्पल, और कार्पल वर्ड का और एक नाम है दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। क्या है इसका दूसरा नाम? माइक्रोस्पोरोफिल। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पिस्टल को ही कार्पल बोलते हैं, कार्पल को ही माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है माइक्रोस्पोरेंजियम और फिर आता है एम्ब्रियोसैक। मतलब ये एक एक करके सीक्वेंस में हम समझेंगे कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज माय स्टिग्मा, दिस इज माय स्टाइल एंड दिस इज माय ओवरी। ये मेरी प्लांट की ओवरी है, ठीक है। तो अभी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है मेरा स्टिग्मा। ये बीच वाला जो पार्ट है दिस इज स्टाइल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं ओवरी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम बोलते हैं पिस्टल। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम बोलते हैं पिस्टल, या फिर इसका दूसरा नाम है कार्पल, और या फिर इसका दूसरा नाम है मेगास्पोरोफिल। क्या है इसका नाम? मेगास्पोरोफिल। यानी फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं मेल के कंपैरिजन में साइज बड़ी होती है, इसीलिए फीमेल के गैमेट्स को बोलते हैं मेगास्पोर। क्या बोलते हैं फीमेल के गैमेट को? मेगास्पोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। अब ओवरी के अंदर यहाँ पे हमको ढेर सारे ओव्यूल्स देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं? यहाँ पे हमको ढेर सारे ओव्यूल्स देखने मिलते हैं। तो ये जो हमारा ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। और इस ओव्यूल के अंदर या ओव्यूलच्या आतमध्ये, इसके अंदर हमको एम्ब्रियोसैक देखने मिलेगा। इसके अंदर हमको क्या देखने मिलेगा? एम्ब्रियोसैक। तो ये जो ब्लैक कलर का मैं ड्रॉ कर रही हूँ दिस विल बी अवर एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था गैमेटोफाइट का वर्ड का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। गैमेटोफाइट इस वर्ड का मीनिंग होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। मतलब गैमेटोफाइट को गैमेट नहीं बोलते हैं। गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमेट बनने वाला है, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन करूंगी ताकि आपका थियोरी भी कवर होते जाए और आपको ऐसे नोट्स भी मिलते जाएं। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो और साथ साथ हम महाराष्ट्र बोर्ड भी कवर करते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है? द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, करेक्ट। अभी यहाँ पे पार्ट को हम वर्ल भी बोल सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिफरेंट वर्ल्स ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है। सो गाइनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जी फॉर गाइनोशियम, जी फॉर गर्ल्स। एंड द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फ्लावर में एक सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, मतलब दिस इज स्टिग्मा, दिस इज
स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। कभी कभी एक सिंगल गाइनोशियम होता है तो उसको हम मोनोकार्पल या मोनोपिस्टिलेट बोलते हैं। ये देखो मोनोकार्पलरी यानी सिंगल पिस्टल, एक ही पिस्टल प्रेजेंट है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे फ्लावर में हमको बहुत सारे गाइनोशियम एक साथ देखने मिलते हैं। दिस इज मल्टीपल कार्पल्स। ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है ये मल्टी कार्पल्स वाला एग्जाम्पल है। दिस इज मल्टीपल कार्पल्स, मतलब एक ही फ्लावर में बहुत सारे कार्पल्स एक साथ देखने मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज मल्टी कार्पलरी। यहाँ पे देखो कितने सारे कार्पल्स एक साथ फ्यूज्ड है, मतलब यहाँ पे आपके बहुत सारी ओवरी थी, यहाँ पे हमारे फ्लावर की ऐसे बहुत सारी ओवरी थी, ये सारी ओवरी एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्यूज्ड हो गई और ऊपर जाके हमको एक कॉमन स्टिग्मा मिला। ये हमारा कॉमन स्टिग्मा है और ये हमारी फ्यूज्ड ओवरी है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है सिन, सिन वर्ड का मतलब होता है फ्यूज्ड और कार्पल वर्ड का मतलब होता है ओवरी। तो यहाँ पर हमारा जो गाइनोशियम है, हमारी जो ओवरी है वो फ्यूज्ड हो गई है, चिपक गई है, सो दैट इज सिन कार्पस। और दूसरा जो है कभी कभी बहुत सारी ओवरी प्रेजेंट होती है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सारे कार्पल्स हैं हमारे पास, इतने सारे कार्पल्स हैं, मतलब ये भी मल्टी कार्पल है। दिस इज ऑल्सो मल्टी कार्पल, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे कार्पल्स एक दूसरे से अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुआ है, सब सिंगल सिंगल कार्पल प्रेजेंट है। मतलब मुझे ऐसा मेरा फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर में यहाँ पे एक कार्पल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कार्पल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कार्पल दिखाई दे रहा है, एकदम अलग अलग कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर क्लियरली सेपरेट। तो ये बहुत सारे कार्पल्स एक साथ प्रेजेंट है बट वो फ्यूज नहीं हुए हैं, वो अलग अलग प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं अपोकार्पल। क्या बोलते हैं इसको? अपोकार्पस। ये देखो अपो वर्ड का मतलब होता है सेपरेटेड और सिन वर्ड का मतलब होता है फ्यूज्ड। अब आपको ये जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग आपको लाइफ टाइम याद रखना है। ये वर्ड आगे बहुत बार आने वाला है, डबल फर्टिलाइजेशन में भी ये वर्ड आएगा। जब हम बोलेंगे सिन गैमी, सिन म्हणजे फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब आप ह्यूमन फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तभी भी ये वर्ड आएगा, प्लांट फर्टिलाइजेशन में भी ये वर्ड आएगा और आगे जाके ये वर्ड बार बार आने वाला है। तो इस वर्ड को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सिन वर्ड का मतलब होता है फ्यूजन, सिन वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। तो हमको क्या बोला है कि कभी कभी हमारा कार्पल सिंगल होता है, कभी कभी मल्टीपल्स होते हैं। अगर सिंगल कार्पल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी, और अगर बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं तो मल्टी कार्पल्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। When there are more than one, the pistils may be fused। मतलब क्या बोला है, जो मैंने अभी बताया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है तो ये कार्पल फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। ये देखो इसका सिर्फ ओवरी वाला पार्ट चिपका हुआ है, इसका ओवरी और स्टाइल दोनों चिपक गया, सिर्फ स्टिग्मा अलग अलग है, और यहाँ पे तो सब कुछ चिपक गया। तो अगर हमारे एक से ज्यादा कार्पल्स है, दिस इज 1 कार्पल, दिस इज 2, तो अगर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है तो ये कार्पल्स एक साथ चिपक के भी रह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिन कार्पस। सिन वर्ड का मतलब होता है फ्यूज्ड। और या तो फिर ये कार्पल्स अलग अलग भी रह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपोकार्पस। अपोकार्पस वर्ड का मतलब होता है फ्री। ये आप लोगों ने क्लास 11th मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में भी है और एनसीईआरटी में भी। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। अब यहाँ पर देखो एक सिंगल पिस्टल के पास 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं मैम? पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होता है स्टाइल, और तीसरा पार्ट होता है ओवरी। सो ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा की अगर मैं बात करूं तो ये स्टिग्मा का काम क्या होता है? जब पॉलिनेशन होगा, जब पोलन ग्रेन उड़ के आएगा, तो स्टिग्मा का काम होता है उस पोलन ग्रेन को कैच करना। तो स्टिग्मा का काम होता है, इट एक्ट्स एज द सरफेस जहां पे पोलन ग्रेन आके लैंड होने वाला है। जैसे हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है, वैसे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड होता है। सो स्टिग्मा एक्ट्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टाइल का काम क्या होता है? जब इस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनेगा, जब इस पोलन ट्यूब से पोलन ट्यूब बनेगी ना, तो ये पोलन ट्यूब यहाँ बीच में से पास होगी। तो स्टाइल का काम होता है एक रास्ता प्रोवाइड करना। तो द स्टाइल इज इलोंगेटेड, पतला, स्लेंडर म्हणजे पतला, स्टाइल मतलब ये वाला पार्ट, ये वाले रीजन की मैं बात कर रही हूँ, इस रीजन को स्टाइल बोलते हैं। तो हमारा जो पोलन ट्यूब है, ये जो मेरा पोलन ट्यूब है,
ये पोलन ट्यूब आगे जाके कहाँ से जाएगा, स्टाइल से जाएगा, स्टाइल से होते हुए जाएगा, ठीक है। ये बीच का जो लेटर्स है ये रब करके साइड में लिख देती, सेकेंड वाला पार्ट मेरा स्टाइल है। तो स्टाइल का काम क्या होता है, ये पोलन ट्यूब को जाने की जगह देता है, और स्टाइल हमेशा स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है। दिस रीजन इज प्रेजेंट बिलो स्टिग्मा, बीनीथ म्हणजे बिलो द स्टिग्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बेसल बल्ज्ड पार्ट, बल्ज मतलब क्या होता है, फुगा हुआ, ठीक है। तो स्टाइल के बाद ये जो नीचे फुगा हुआ रीजन आता है, ये जो मोटा सा रीजन है फुगा हुआ, इस फुगे हुए रीजन को, इस बल्ज्ड रीजन को हम बोलते हैं ओवरी। So the basal bulged part of the pistil is called as ovary. Inside the ovary there is cavity present. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरे ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स के आजू बाजू में यहाँ पे इतनी सारी कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल्स। ये देखो, आपको यहाँ बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये मेरे ओव्यूल्स हैं, देखो ध्यान से, ये मेरा ओवरी है, ये मेरे ओव्यूल्स है, मतलब ये मेरे अंडे हैं, मेरे नहीं प्लांट के ये हमारे ओव्यूल्स हैं प्लांट के। और इसके आजू बाजू में जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है ना, ये वाली कैविटी, ये देखो ये वाली कैविटी, ये पूरी कैविटी, ये पूरी कैविटी, इसको बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम, लोक्यूल। ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लोक्यूल। ये देखो ये वाला जो पार्ट है, खाली वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लोक्यूल। तो ओव्यूल्स के आजू बाजू का जो इलाका होता है उसे हम बोलते हैं लोक्यूल। अब यहाँ पे आपको प्लेसेंटा के बारे में क्या बताया गया है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा के बारे में। सो दिस इज टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा विच इज फाउंड इन प्लांट्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ भिंडी का और वटाने का, जो हरा मटर हम खाते हैं ना मैगी में डाल के। ये देखो, ऐसे हमारा हरा वटाना है, ठीक है, ऐसे हरा वटाना है, यहाँ से हमारे दाने लटकते हैं। ये जो हरा वटाना है, यहाँ से हमारे ऐसे दाने लटकते रहते हैं। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, जहां से हमारे वटाने लटक रहे हैं, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस ब्लू वाली लाइन को बोलते हैं प्लेसेंटा। ये देखो यहाँ पे आपको लेबल भी करके दिखाया गया है कि प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे आपका ये जो ग्रीन ग्रीन वाला टिश्यू है, ये सेंटर वाला पार्ट, यहाँ पे आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे जहां से आपके दाने लटकते हैं उस पार्ट को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये देखो यहाँ से हमारा ये दाना लटक रहा है, लुक हियर, ध्यान दो यहाँ पे, ये मेरा टिश्यू है और यहाँ से ये दाना लटक रहा है, तो इस रीजन को मैं बोलूंगी प्लेसेंटा, ठीक है। तो ओवरी में कैसे दिखाई देता है प्लेसेंटा, लेट मी शो यू। ये देखो, ये मेरी ओवरी है, ओवरी के सेंटर में यहाँ पे प्लेसेंटा टिश्यू प्रेजेंट है, ये अपना प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से हमारे ओव्यूल्स कनेक्टेड है। ये हमारे क्या हैं, दीज आर ओव्यूल्स। क्या है, ये हमारे ओव्यूल्स। तो प्लेसेंटा का काम होता है ओवरी को, सॉरी ओव्यूल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ओव्यूल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सो द प्लेसेंटा कहाँ गया, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी एंड इट गिव्स नरिशमेंट टू द ओव्यूल्स, और ये आपको 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी दिया हुआ है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया मतलब, इस वर्ड को अंडरलाइन करो और यहाँ पे लिखो ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया मतलब क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स। तो ये देखो, मैं अगर आपको यहाँ ड्रॉ करके बताऊं तो ये मेरा मार्जिनल प्लेसेंटा है, साइड साइड में मार्जिन प्रेजेंट है, तो ये मेरा मार्जिनल प्लेसेंटा है। दिस इज माय मार्जिनल प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से क्या ग्रो हो रहे हैं, मेरे ओव्यूल्स ग्रो हो रहे हैं। दिस इज 1 ओव्यूल, दिस इज 2nd ओव्यूल, दिस इज 3rd ओव्यूल। तो इन ओव्यूल्स को मैं बोलूंगी मेगास्पोरेंजिया, एंड कॉमनली दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स, मतलब मेगास्पोरेंजिया का ही नाम है ओव्यूल्स, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 और इट कैन बी मेनी। अब डिपेंड करता है हमारे ओव्यूल्स, हमारे ओवरी में कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट है। कभी कभी ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल, तो उसको बोलेंगे यूनी ओव्यूलेट। अगर सिंगल ओव्यूल है तो इसको बोलेंगे, इफ देयर इज ओनली 1 ओव्यूल तो इसको बोलते हैं यूनी ओव्यूलेट, क्योंकि आगे जाके ओव्यूल से ही हमको क्या मिलने वाली है, सीड। ये देखो, आगे जाके ओव्यूल से हमको मिलेगी सीड और ओवरी से हमको मिलेगा फ्रूट। तो जितने ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उतने ही सीड मिलेंगे। अगर यहाँ सिंगल ओव्यूल है, अगर यहाँ पर सिंगल ओव्यूल है तो एक ही सीड मिलेगा, दिस विल गिव मी ओनली 1 सीड। जैसे कि हमको राइस में देखने मिलता है, व्हीट में देखने मिलता है,
पैडी मतलब राइस, तो जैसे कि हमको राइस प्लांट में देखने मिलता है, एक ही सीड रहता है, उसका जो कर्नल है उसके अंदर एक ही सिंगल चावल का दाना रहता है, धान के अंदर। मैंगो में भी मोस्टली एक ही सीड होती है, मैंने तो एक ही सीड देखी है। सो दीज आर यूनिओव्यूलेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब ऐसे बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी ओव्यूलेट। इफ देर आर मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट तो उसको बोलेंगे मल्टी ओव्यूलेट, जिसका एग्जाम्पल है पपया, वाटरमेलन, कलिंगर। कलिंगर खाने से ही हमको कंटाला आता है, क्योंकि उसके अंदर इतने सीड्स हैं कि वो सीड्स निकालते बैठो, सीड्स निकालते बैठो, पूरी हालत खराब हो जाती है। तो वाटरमेलन हैज मेनी सीड्स, पपाया हैज मेनी सीड्स, ऑर्किड्स हैज मेनी सीड्स, अंजीर हैज मेनी सीड्स। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हमने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं ओव्यूल के बारे में। मतलब इसके अंदर ये मेरा ओवरी है, दिस इज द ओवरी ऑफ द प्लांट, और इस ओवरी के अंदर मेरा ओव्यूल प्रेजेंट है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द ओव्यूल, अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल ओव्यूल। अब ओव्यूल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल बता देती हूँ। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल मतलब क्या होता है? ये अपना ओव्यूल है, दिस इज अवर ओव्यूल। इस ओव्यूल के कितने टाइप्स होते हैं? मतलब ओव्यूल से ही आगे जाके हमको सीड मिलने वाली है, ओव्यूल से आगे जाके हमको क्या मिलने वाला है? सीड मिलने वाला है। पर ओव्यूल के टाइप्स कितने होते हैं? ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैम कैसे उसका पता चलता है कौन सा टाइप कैसे है, क्या है, कैसे पता चलता है? तो देखो यहाँ पे हमको दो चीजें देखनी होती है, एक तो फ्यूनिकल का पोजीशन देखना होता है और एक माइक्रोपाइल का पोजीशन देखना है। आता फ्यूनिकल म्हणजे काय आणि माइक्रोपाइल म्हणजे काय? ये देखो, ये महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, लेकिन बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे देखो फ्यूनिकल मतलब क्या होता है? एक डंडा जिसके वजह से हमारा ओव्यूल खड़ा है। इधर देखो, ये जो डंडा है ना, इस डंडे के वजह से हमारा ओव्यूल खड़ा है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। ये फ्यूनिकल को क्या बोलते हैं? स्टॉक, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जब हमारा फ्यूनिकल, ये जो मेरा फ्यूनिकल है और ये जो मेरा माइक्रोपाइल है, जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे बाजू बाजू में जब प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे नहीं, ये वाला डायग्राम नहीं, ये वाला देखो, ये मेरा फ्यूनिकल है और ये मेरा माइक्रोपाइल है। अगर माइक्रोपाइल का लोकेशन और फ्यूनिकल का लोकेशन ऐसे बाजू बाजू में है, मतलब इन दोनों का लोकेशन साइड साइड में प्रेजेंट है, तो ऐसे टाइप के ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये देखो, यहाँ पे फ्यूनिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, ये दोनों बाजू बाजू में है, इनको एनाट्रोपस बोलते हैं। मतलब ये ओव्यूल उल्टा हो गया है। एनाट्रोपस वर्ड का मतलब होता है इन्वर्टेड। नॉर्मली ओव्यूल्स इन्वर्टेड होते हैं, कभी कभी हमको ऐसा ओव्यूल भी देखने मिलता है। हमारा ओव्यूल, ये देखो, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के बाजू में माइक्रोपाइल है, ये देखो ये दोनों बाजू बाजू में है, तो इसको बोलेंगे एनाट्रोपस। कौन से टाइप का ओव्यूल है ये? एनाट्रोपस, यानी कि उल्टा। लेकिन इसके अलावा अभी मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स शो एनाट्रोपस ओव्यूल। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी जो डेवलप्ड प्लांट होते हैं उनमें हमको एनाट्रोपस ओव्यूल देखने मिलता है। लेकिन कुछ अदर ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ऑर्थोट्रोपस, मतलब फ्यूनिकल अलग डायरेक्शन में और माइक्रोपाइल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको ऑर्थोट्रोपस बोलेंगे। अगर फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल सेम डायरेक्शन में है लेकिन अंदर का एम्ब्रियो सैक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट विल बी एम्फीट्रोपस। तो हमारे फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और अंदर के एम्ब्रियो सैक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ओव्यूल कौन से टाइप का है। तो अब मेगास्पोरेंजियम के थ्योरी में क्या दिया है, चलो देखते हैं। रेडी? ओके, चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। अभी मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल के बारे में क्या क्या दिया है, लेट अस फेमिलियराइज आवरसेल्व्स। फेमिलियराइज मींस लेट अस अंडरस्टैंड with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure which is attached to the placenta with the help of, by means मतलब क्या होता है, with help of a small stalk called funicle। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको जो डायग्राम दिखा रही हूँ, ये मेरा ओव्यूल है, ये मेरा फ्यूनिकल है, इस फ्यूनिकल को हम बोलते हैं स्टॉक। तो ये स्टॉक की मदद से, ये जो स्टॉक की मदद से हमारा ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है? प्लेसेंटा से। तो ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल स्टॉक। इस स्मॉल स्टॉक को हम बोलते हैं हीलम। ये देखो यहाँ पे, ये मेरा बीच में प्लेसेंटा टिश्यू है, दिस इज माय प्लेसेंटा टिश्यू। ये जो डंडी है, इस डंडी को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इस डंडी को बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल की मदद से हमारा ओव्यूल अटैच्ड होता है। अब आगे क्या दिया है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। हाइलम बोलो, हीलम बोलो, आपको जो बोलना है बोलो। हीलम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे,
मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द फ्यूनिकल, ठीक है। अब ये फ्यूनिकल से अटैच होके ठीक है। तो अब ये फ्यूनिकल से अटैच होके यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, लुक हियर, ये वाला जो अटैचमेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हीलम। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हीलम। दिस डंडी इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये अपना ओव्यूल है, ये पूरा अपना ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। और इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हीलम। ओके, तो हीलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का, ये मेरा फ्यूनिकल है, ये मेरा ओव्यूल है, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हीलम, ठीक है। Each ovule has one or two protective layer called integuments। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, कि हर एक ओव्यूल के पास प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये वाली आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, ये वाली इनर प्रोटेक्टिव लेयर है। तो इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज माई आउटर इंटीग्यूमेंट, दिस इज माई इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट वर्ड का मतलब होता है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। इंटीग्यूमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। तो हर एक ओव्यूल के पास दो दो आउटर कवरिंग्स होती है, उन दो आउटर कवरिंग्स को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं हम उनको, इंटीग्यूमेंट्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटीग्यूमेंट्स क्या कर रही है, ये एक तरफ से हमारे ओव्यूल को कवर कर रही है। ये देखो, यहाँ से ये पूरा ओव्यूल प्रोटेक्टेड रहेगा, यहाँ से ये पूरा ओव्यूल प्रोटेक्टेड रहेगा, यहाँ से ये प्रोटेक्टेड है, और यहाँ से ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। दिस पार्ट इज द प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द ओव्यूल। लेकिन अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्यूमेंट्स है ये कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ पे आके रुक जाता है। मतलब यहाँ वाला पार्ट एम्प्टी हो जाता है, और यहाँ पे भी ये ओपन है, यहाँ पे भी देयर इज नो इंटीग्यूमेंट्स। यहाँ पे ओपन वाला पार्ट है, यहाँ पे भी देयर इज नो इंटीग्यूमेंट्स। तो ये वाला पार्ट जहाँ पे आपके इंटीग्यूमेंट्स आधे हैं, जो एक साथ फ्यूज नहीं हुए, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल के पास जो सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलते हैं न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस वाले सेल्स है ना, इनका काम होता है प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये जो न्यूसेलस वाले सेल्स होते हैं, इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और न्यूसेलस के एग्जैक्ट अपोजिट एंड में यहाँ पे जो सेल्स है, इन सेल्स का नाम है चलाजा सेल्स। क्या नाम है, चलाजा। इनका भी काम होता है टेम्पररी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। तो इंटीग्यूमेंट्स ने एक सर्कल बनाया है, इंटीग्यूमेंट्स ऐसे प्रेजेंट है, मतलब ऐसे ऐसे साइड साइड से पूरा अपना इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक रहेगा, लेकिन इस एम्ब्रियो सैक के नीचे यहाँ पे और यहाँ पे देयर आर नो लेयर्स। तो ये नीचे वाली जो लेयर है इसको न्यूसेलस बोलेंगे, ऊपर वाली जो लेयर है इसको चलाजा बोलेंगे। तो इट एनसर्कल्स द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये देखो, ये जो टिप वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये ओपन रीजन है। इस ओपन रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और ये जो माइक्रोपाइल का अपोजिट वाला रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं, चलाजा। ये चलाजा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछी जा सकती है। ये चलाजा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओव्यूल। मैम ये बेस कैसे आएगा, ये तो ऊपर वाला पार्ट है ना, दिखने में ये मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं बेस कैसे बोलूंगा, इसको तो मैं रूफ बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो एक्चुअल ओव्यूल है वो ऐसे उल्टा प्रेजेंट रहता है। इधर देखो, ये अपना माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल का जो अपोजिट वाला रीजन है ये अपना चलाजा है। और अब अगर आप देखोगे तो अब ये वाला पार्ट ऊपर है और ये वाला पार्ट बेस में है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट चलाजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, इट इज नॉट द टिप ऑफ द ओव्यूल। तो यहाँ तक सबको समझ में आया है, ग्रेट, एक्सीलेंट। आगे बढ़े, ओके। Enclosed within the integuments is a mass of cell called nucellus। ये देखो, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, ये ब्लू वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स हमारे न्यूसेलस के सेल्स हैं। न्यूसेलस के सेल्स का काम क्या होता है, इनके पास बहुत सारा खाना अवेलेबल है। ये मेरे नीट एग्जाम में पूछा गया है, नीट 2024 का क्वेश्चन है।
कि हमारे ओव्यूल को जब भूख लगेगी, जो अंदर जो हमारा एम्ब्रियो सैक बनने वाला है उसको जब भूख लगेगी तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा? न्यूसिलस से मिलेगा, क्योंकि न्यूसिलस के पास बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है। इसको हाईलाइट करो, इस स्टेटमेंट को हाईलाइट करो। एक ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एक ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि चलाजा को बेसल सेल बोलते हैं, मतलब इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट, जो कि मैंने ये ब्लैक कलर से बनाया है। आगे जाके ओव्यूल के अंदर हमको मेन क्या मिलने वाला है? ओव्यूल के अंदर हमको मेन मिलने वाला है एम्ब्रियो सॅक। क्या मिळणे वाला है? काय मिळणार आहे आपल्याला? एम्ब्रियो सॅक। आणि हे जे एम्ब्रियो सॅक आहे, ह्याच एम्ब्रियो सॅकला आपण म्हणतो फीमेल गेमेटोफाइट। इसको फीमेल गैमेट नहीं बोलेंगे, इसको फीमेल गेमेटोफाइट बोलेंगे, मतलब इसके अंदर अब फीमेल गैमेट बनेगा। So an ovule generally has a single embryo sac. नॉर्मली एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, नॉर्मली एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, और ये एक एम्ब्रियो सैक हमें कहाँ से मिलता है? मेगास्पोर से। अरे बाप रे, ये नया वर्ड कहाँ से आ गया? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ऊपर का पार्ट समझा है? सबको समझा है इतना पार्ट? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं, म्हणजे हा शब्द कुठून आला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेगास्पोर? लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस। आर यू ऑल रेडी? चलो पढ़ते हैं आगे वाला पार्ट। ऑलराइट, अब मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या दिया है वो समझने की। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? यस, ओके, लेट अस सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में जेनेसिस वर्ड का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करना है? मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना है। अभी तक हमने जो भी टॉपिक देखा ये सब कुछ महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है, सब कुछ महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में दिया है। महाराष्ट्र बोर्डच्या सिलेबस मध्ये काय नाही दिलंय ते मी तुम्हाला सांगणार, म्हणजे तेवढं तुम्हाला एक्स्ट्रा पार्ट करावं लागेल। बाकी हे सगळं तुम्ही 1.5 च्या स्पीड मध्ये बघितलं तरी तुमचं रिव्हिजन होऊन जाईल। ठीक है, तो अब मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? हमने मेल गैमेट के डेवलपमेंट में जैसे पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का भी डेवलपमेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डिटेल में कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दिस इज माय कार्पल, दिस इज माय कार्पल। ये कार्पल जो है ये पैरेन्काइमा टिश्यू से बनती है। किससे बनती है ये कार्पल? ये पैरेन्काइमा टिश्यू से बनी हुई है। जैसे जैसे ये कार्पल मैच्योर होगी, जैसे जैसे ये कार्पल मैच्योर होगी, इसके अंदर हमें देखने मिलेगा डिफरेंशिएशन प्रोसेस। क्या होगा इस कार्पल के अंदर? डिफरेंशिएशन प्रोसेस होगा, और डिफरेंशिएशन प्रोसेस के वजह से यहाँ पर क्या होगा, जितने भी पैरेन्काइमा सेल्स थे, ये जितने भी पैरेन्काइमा सेल्स थे, ये सारे पैरेन्काइमा सेल्स मैच्योर हो जाएंगे। ये सारे पैरेन्काइमा सेल्स मैच्योर हो जाएंगे और ये अलग अलग लेयर बना लेंगे। दे विल डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होता है? अपनी अलग अलग लेयर बना लेना, अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेना, अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर लेना। जैसे 10वीं के बाद कुछ बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो आर्ट्स लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे, कुछ साइंस लेंगे, इसको डिफरेंशिएशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो मेरे पैरेन्काइमा सेल्स थे, इन पैरेन्काइमा सेल्स ने क्या किया? डिफरेंशिएशन कर लिया। डिफरेंशिएशन करके कुछ पैरेन्काइमा के सेल्स इंटीग्यूमेंट्स बन गए, कुछ पैरेन्काइमा के सेल्स न्यूसिलस बन गए, कुछ पैरेन्काइमा के सेल्स चलाजा बन गए। लेकिन अब उसमें से एक ऐसा सेल बच जाता है, पैरेन्काइमा का सेल, जो सेंट्रल पैरेन्काइमा सेल बनता है। और ये जो सेंट्रल पैरेन्काइमा सेल है, एक ही सेल बचता है, इस सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। और हमने क्या पढ़ा है? मदर सेल इज ऑलवेज डिप्लॉइड, मतलब जो भी गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा मदर सेल से बनेंगे। कैसे? मियोसिस करके। तो ये जो एक सिंगल सेल बचा है, ये जो मेरा सिंगल मदर सेल है, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो मुझे 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे, और ये चारों डॉटर सेल्स एक के नीचे एक अरेंज्ड है, मतलब ये ऐसे स्क्वायर शेप में प्रेजेंट नहीं है, ये मुझे लाइन से दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4 डॉटर सेल्स मिले हैं आफ्टर मियोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे आपके एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, और मियोसिस की वजह से मुझे 4 डॉटर सेल्स मिले। ये 4 डॉटर सेल्स को मैं बोलूंगी मेगास्पोर्स। क्या बोलूंगी मैं इनको? मेगास्पोर्स। ये कहाँ पर बन रहे हैं? यहाँ अंदर ओव्यूल के अंदर बन रहे हैं। मतलब ये मेरा ओव्यूल है, यहाँ पे मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल था। जब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी तो ये डिप्लॉइड सेल विल कन्वर्ट इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। अब ये जो मेरा न्यूसिलस है, आजू बाजू में जो टिश्यू है, ये जो आजू बाजू में जो न्यूसिलस वाला टिश्यू है,
ये न्यूसेलस वाले टिश्यू के पास खाना है, लेकिन इसके पास इतना ही खाना है कि ये 4 मेगास्पोर में से किसी एक ही मेगास्पोर को जिंदा रख सकता है। 4 मेगास्पोर में से इट कैन कीप अलाइव ओनली 1 मेगास्पोर। तो इसमें से 3 मेगास्पोर्स मर जाएंगे, और जो चलाजा के साइड वाला मेगास्पोर है, सिर्फ ये वाला मेगास्पोर सरवाइव करेगा। तो अब इस मेगास्पोर को बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे इस मेगास्पोर को? फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये ढेर सारा खाना खाएगा और अपनी ग्रोथ करेगा। तो अब हमको एक्चुअली ओव्यूल में क्या देखने मिलेगा? जब ये 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचा, तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। मतलब ये 3 मेगास्पोर्स मरने के बाद मुझे सिर्फ एक ही मेगास्पोर देखने मिलेगा, एक ही मेगास्पोर देखने मिलेगा, और ये मेगास्पोर हेप्लॉइड है। इस मेगास्पोर को मैं बोलूंगी फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलूंगी इस मेगास्पोर को मैं? फंक्शनल मेगास्पोर। देखो ध्यान से सुनो, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे बना है? पैरेन्काइमा सेल से बना है। पैरेन्काइमा सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारे सेल्स डिप्लॉइड है, यहाँ पे जितनी भी लेयर बन रही है सारी लेयर डिप्लॉइड है। मतलब इंटीग्यूमेंट्स वाले सेल डिप्लॉइड है, आउटर इंटीग्यूमेंट इनर इंटीग्यूमेंट डिप्लॉइड है, ठीक है। ट्यूनिकल्स के सेल्स भी डिप्लॉइड है, और न्यूसेलस इज ऑल्सो डिप्लॉइड, ठीक है। अंदर जो मेरा मेगास्पोर मदर सेल है ये भी डिप्लॉइड है, लेकिन जैसे ही इसमें मियोसिस प्रोसेस होता है तो हमको हेप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको यहाँ पे? हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो मतलब मेरा जो ये मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर हेप्लॉइड है। अब ये ना ढेर सारा खाना खाएगा। ये देखो अंदर एक ही सेल बचा है ना, तो ये ढेर सारा खाना खाएगा और अपनी हाइट बढ़ा लेगा, मतलब इट विल ग्रो इन साइज। और जब ये साइज ग्रो हो जाएगी इसकी, तो अब ये सेल डिवीजन प्रोसेस करना चालू करेगा। ये 3 माइटोसिस करता है। इट विल शो 3 माइटोसिस। जब इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा, यहाँ पे जब फर्स्ट माइटोसिस होगा तो हमको यहाँ डिवीजन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ कैसा डिवीजन होगा पता है? प्री न्यूक्लियस डिवीजन होगा। मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, अंदर ही अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, क्योंकि टाइम कम है, इंटरफेस कम है, इंटरफेस का पीरियड कम है, इसीलिए साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो गैमेट है, ये वाला जो डीएनए है, इट विल डिवाइड। यहाँ पे मुझे माइटोसिस 1, माइटोसिस मतलब एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल। मियोसिस मतलब एक का 4, एक का 4, एक का 4। तो यहाँ पहला माइटोसिस हुआ, 1 से 2 मिला। अब इसमें होगा माइटोसिस 2 और मुझे 4 सेल्स मिलेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मुझे 4 सेल्स मिलेंगे, ठीक है। माइटोसिस 1 हुआ, माइटोसिस 2 हुआ और माइटोसिस 3 हुआ। जब मुझे माइटोसिस 3 प्रोसेस खत्म हो जाता है ना, तो यहाँ पे मुझे 4 सेल्स मिलते हैं और यहाँ पे मुझे 4 सेल्स मिलते हैं। ये मेरा बन जाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला मेरा बन जाता है साउथ पोल। मतलब ये 2 अपोजिट पोलर रीजन्स बन जाते हैं। वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल। तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स हैं, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स हैं। अब ये 4 डॉटर सेल्स में नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा पोलराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो अपोजिट पोल वाला रीजन है, यहाँ पर सिर्फ 3-3 सेल्स के रहने की जगह है। तो यहाँ पर ये वाले 3 सेल्स अपना वॉल फॉर्मेशन करते हैं आणि हे 3 सेल्स वरतीच राहतात। हे जे खालचे 3 सेल्स आहेत, हे सेल्स वॉल फॉर्मेशन करतात आणि हे सेल्स खालती राहतात, ठीक है। अब बेचारे अलग कौन से सेल्स छूट गए, कौन से सेल्स का साथ छूट गया है? ये वाला एक सेल अकेला रह गया, ये वाला एक सेल अकेला रह गया, तो ये दोनों सेल्स सेंटर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी 2 सेल्स सेंटर में आ गए, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। एक नॉर्थ पोल से न्यूक्लियस आया है, एक साउथ पोल से न्यूक्लियस आया है, और ये सारे के सारे सेल्स हेप्लॉइड सेल्स आहे। कुठे पण डिप्लॉइड सेल नाहीये। मियोसिस झाल्यानंतर तुम्हाला कधी परत डिप्लॉय सेट दिसणार नाही, सगळे सेल्स तुमचे हेप्लॉइडच असणार। हा मेगास्पोर पण हेप्लॉइड आहे आणि पुढे जाऊन आपल्याला जे एम्ब्रियो सॅक मिळणार आहे ते पण हेप्लॉइड आहे, ठीक आहे। फक्त स्टार्टिंगला मेगास्पोरच्या आधी जेवढे पण सेल्स होते ते सगळे डिप्लॉइड होते। मियोसिस झाल्यानंतर तुम्हाला फक्त हेप्लॉइड सेल्स मिलते, ओके। तो यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन की वजह से मुझे सेंटर में 2 न्यूक्लियस देखने मिले। अब ये प्रोसेस थोड़ा एनिमेशन की मदद से देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। देखो इधर पे माइटोसिस 1 हुआ, माइटोसिस 2 हुआ, माइटोसिस 3 हुआ, 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे अपोजिट पोल से एक एक सेल्स नीचे आएंगे, तो ये वाला जो स्टेट है इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर जो 3 सेल्स फॉर्म हुए इनको बोलेंगे एंटीपोडाल सेल्स, और नीचे के जो 3 सेल्स हैं उनको बोलेंगे एग अपैरेटस। मैंने इतना सब बताया, हे सगळं महाराष्ट्र बोर्ड मध्ये दिलंय, सगळं सेम टू सेम महाराष्ट्र बोर्डचा टॉपिक आहे।
थोड़ी सी थियोरी कवर करूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ये मेगास्पोर डेवलपमेंट कैसे होता है, ये मेगास्पोर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो the process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis। मतलब यहाँ पर मेरे पास मदर सेल है, दिस इज माय डिप्लॉयड मदर सेल। इस मदर सेल में मियोसिस प्रोसेस हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, मियोसिस प्रोसेस हुआ, मियोसिस प्रोसेस हो रहा है। तो देखो पहले मियोसिस 1 हुआ तो मुझे 2 डॉटर सेल्स मिले, दिस इज माय डिप्लॉयड सेल। फिर इसमें मियोसिस 2 होगा और फिर मुझे 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे, दिस इज माय मेगास्पोर टेट्राड, लीनियर मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, अब इसमें से खाना कम है, न्यूसेलस के पास खाना कम अवेलेबल है, तो नीचे के 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, हल्चे 3 सेल्स डीजेनरेट होते। तो यहाँ पर ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, मतलब ओव्यूल के पास एक ही मेगास्पोर मदर सेल रहता है, ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल रहता है। इन द मायक्रोपायलर रिजन हा मेगास्पोर मदर सेल कुठे आहे, खालच्या डायरेक्शनला आहे, म्हणजे थोडं खाली आहे, सो नियर मायक्रोपाइल। ओके, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेन्स साइटोप्लाझम, म्हणजे हा जो मदर सेल आहे, ह्या मदर सेल कडे सगळ्यात जास्त फूड असणार, इसके पास बहुत सारा खाना प्रेजेंट होता है। तो इट इज अ लार्ज सेल विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ फूड एंड इट कंटेन्स विजिबल न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट म्हणजे काय असतं, विजिबल न्यूक्लियस, मतलब बड़ा सेल होता है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, दिस मेगास्पोर मदर सेल विल शो मियोसिस। ये मियोसिस करेगा और मुझे 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे, मतलब मुझे यहाँ पे 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स, जिसमें से 3 मर जाएंगे और सिर्फ एक ही मेगास्पोर सर्वाइव करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, चल आगे देखें। ओके, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस, इस क्वेश्चन का आंसर दो। मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस करना क्यों जरूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे दिया हुआ है। बिकॉज मियोसिस के वजह से ही, हे बघा मियोसिस झाल्यानंतरच आपल्याला आपलं फीमेल गॅमेट मिळेल, म्हणजे गॅमेटोफाइट मिळेल, क्योंकि मियोसिस के वजह से ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, 4 मेगास्पोर्स। लेकिन इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स मर जाते हैं, एक ही मेगास्पोर सर्वाइव करता है। तो इन अ मेजॉरिटी ऑफ flowering plants, one of the megaspore is functional and remaining 3 megaspores degenerate। तो ये जो मेगास्पोर फंक्शनल है, इस मेगास्पोर को बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, या फिर इसका दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है इसका दूसरा नाम, फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अपना फीमेल गैमेट बनेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। मैम ये 3 सेल्स क्यों मर गए, क्योंकि न्यूसेलस के पास सिर्फ इतना ही खाना था कि वो एक मेगास्पोर को जिंदा रख सके। मेल्स के केस में हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, मेल और फीमेल में यही डिफरेंट होता है, ये अपना फीमेल है और ये वाला मेल है। फीमेल में क्या हुआ, एक मदर सेल से मुझे 4 डॉटर सेल्स मिले, लेकिन उनमें से 3 मर गए और सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है। मेल्स में ऐसा कुछ नहीं है, मेल्स में मेरे पास डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, आई हैड डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस करके मुझे 4 माइक्रोस्पोर्स मिले और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स आगे जाके सरवाइव करते हैं और हर एक माइक्रोस्पोर में 2-2 मेल गैमेट बनेंगे। एवरी माइक्रोस्पोर विल शो 2-2 मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं मर रहा है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है कि इनको ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फीमेल को बहुत सारा खाना चाहिए, इसीलिए वो एक ही सेल को जिंदा रख पाते हैं। This method of embryo sac formation from single megaspore is termed as monosporic development। ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं ना, ये आपको नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से, ये देखो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से आपको आपका फंक्शनल मेगास्पोर मिला आणि आता ह्या फंक्शनल मेगास्पोर मध्ये माइटोसिस होणार, काय होणार, माइटोसिस। ये देखो यहाँ पे हुआ माइटोसिस 1, लेकिन कौन सा वाला माइटोसिस हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे हुआ माइटोसिस 1, तो एक न्यूक्लियस से 2, फिर यहाँ पे हुआ माइटोसिस 2 और यहाँ पे हुआ माइटोसिस 3। तो 3 बार माइटोसिस होगा और आपको आपका मिलेगा एम्ब्रियो सैक। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये जो सी वाला स्ट्रक्चर है, दिस सी वाला स्ट्रक्चर कहाँ गया, सी,
दिस सी वाला स्ट्रक्चर इज नोन एज मैच्योर एम्ब्रियो सैक, या फिर इसको बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसको हम? फीमेल गेमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर अपना फीमेल का गैमेट बन चुका है, ये वाला अपना फीमेल गॅमेट आहे। आता हे कसे तयार होतात बघूया, ठीक आहे। पण त्याआधी इथे एक प्रश्न विचारलाय, म्हणून मला एनसीईआरटी आवडते। आपल्या महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये पण प्रश्न विचारले जातात, पण इथे कसं प्रत्येक पॅरेग्राफ नंतर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन्स असतात। महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये बाहेरचे क्वेश्चन जास्त असतात, ऑलवेज रिमेंबरच्या बॉक्स मध्ये, पण इथे बाहेरचे क्वेश्चन्स जास्त नसतात, इथे टॉपिक रिलेटेड असतात। आता इथे एक खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विचारलंय, दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन। व्हॉट विल बी द प्लॉइडी लेवल? प्लॉइडी म्हणजे काय असतं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। So what will be the ploidy level of the cells of nucellus, megaspore mother cell, functional megaspore and female gametophyte? चलो यहाँ लिखते हैं, न्यूसेलस का क्रोमोसोम्स क्या होगा? What will be the ploidy level of nucellus? What will be the ploidy level of megaspore mother cell? What will be the ploidy level of functional megaspore? And what will be the ploidy level of female gametophyte? क्या बोला इधर पे? फीमेल गॅमेटोफाइट। तो देखो आपल्या समोरच आपलं उत्तर दिलंय, एकदा तुम्ही लिहायचं ट्राय करा। आप लोग बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जरा चैट में टाइप करने का कोशिश करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ट्राई करा। कॉमा कॉमा डाल के लिखो, इसका प्लॉइडी लेवल क्या आएगा, म्हणजे हे डिप्लॉइड असणार की हेप्लॉइड असणार, हे डिप्लॉइड असणार की हेप्लॉइड असणार, डिप्लॉइड होगा कि हेप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा कि हेप्लॉइड होगा। आप लोग खुद लिख के ट्राई करो चैट बॉक्स में। किया सबने चैट बॉक्स में रिप्लाई? चलो आई विल टेल यू क्या होगा यहाँ पे। न्यूसेलस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक हमारे सारे के सारे सेल्स डिप्लॉइड होंगे। हे बघा न्यूसेलस का सेल कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, क्योंकि उसमें मियोसिस नहीं हुआ है, वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बना है। तो न्यूसेलस विल बी डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके मियोसिस करेगा, मेगास्पोर मदर सेल में आगे जाके मियोसिस होगा, तो मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है। मियोसिस होने के बाद आपको जो ये सिंगल मेगास्पोर मिला है, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं इसे हम? फंक्शनल मेगास्पोर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसा है? दिस फंक्शनल मेगास्पोर इज हेप्लॉइड, करेक्ट। और ये फंक्शनल मेगास्पोर अब माइटोसिस करेगा और मुझे फीमेल गैमेटोफाइट देगा। ये देखो ये मेरा फीमेल गैमेटोफाइट है, दिस इज माय फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स हेप्लॉइड है, ऑल द सेल्स आर हेप्लॉइड, यस और नो? दीज सेल्स आर हेप्लॉइड, सो दिस इज ऑल्सो हेप्लॉइड। तो दिस इज डिप्लॉइड एंड दिस इज हेप्लॉइड। जिन बच्चों को ये आंसर आया वेरी गुड, जिनको आंसर नहीं आया थोड़ा सा ध्यान दो लेक्चर में, तो आपको भी आ जाएगा। चलो अब थोडासा थिअरी पडते, आपण अजूनपर्यंत जे बघितलं तेच आहे, फक्त थोडंसं समराइज करून दिलंय। चला लेट्स रीड करू। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। मतलब ये एम्ब्रियो सैक कैसे बना है, ये वाला एम्ब्रियो सैक कैसे बना, इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब माइटोसिस हुआ तो द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स। यहाँ पे मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। यहाँ पे हुआ माइटोसिस 1, पण सारखं सांगते, मैं बार बार यहाँ पर एक ही चीज बोल रही हूँ, माइटोसिस हो रहा है लेकिन सिर्फ अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, बाहर का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। तो माइटोसिस 1 होगा, माइटोसिस 1 होगा तो मुझे 2 न्यूक्लियस मिलेगा, फिर माइटोसिस 2 होगा तो 4 न्यूक्लियस मिलेगा, और माइटोसिस 3 होगा तो 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। तो माइटोसिस 1 हुआ, it will give me 2 nucleus which move to the opposite pole from 2 nucleate embryo sac. 2 more mitotic divisions will occur। देखो यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद 2 माइटोसिस और होगा, माइटोसिस 2 एंड माइटोसिस 3, ऐसे 2 माइटोसिस होगा, जिससे मुझे 4 सेल स्टेज मिलेगा और 8 सेल स्टेज मिलेगा। ये वाला मेरा कौन सा स्टेज है? यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये जो माइटोसिस प्रोसेस हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हो रहा है। इट इज स्ट्रिक्टली न्यूक्लियस डिवीजन, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड विद सेल वॉल फॉर्मेशन। अब ये वाला जब स्टेज हो जाता है तो यहाँ पर पोलराइजेशन प्रोसेस होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। पोलराइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? पोलराइजेशन प्रोसेस में ये ऊपर के जो 3 सेल्स हैं और नीचे के जो 3 सेल्स हैं, इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन होगा और दोनों के पोल से एक एक सेल सेंटर में आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन।
तो आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड, मतलब अब सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सेल वॉल्स है, ये सेल वॉल्स बनना स्टार्ट हो जाती है ताकि हमको हमारा एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मिल सके। ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ह्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो एम्ब्रियो सैक, या फिर इसका दूसरा नाम है फीमेल गेमेटोफाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसमें ध्यान से देखो कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. इथे बघा, ये वाले जो 3 सेल्स हैं 1 2 3, यहाँ पे जो 3 सेल्स हैं इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन है, और यहाँ पे जो 3 सेल्स हैं इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन है। तो मुझे 3 सेल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 3 सेल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तीनों में एक एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे भी तीनों में एक एक न्यूक्लियस है। लेकिन अब सेंटर वाला सेल देखो, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, ये जो सेंटर वाला सेल्स है दे आर कॉल्ड एज पोलार न्यूक्लियाई एंड दे आर सिच्युएटेड बिलो द एग अपॅरेटस। म्हणजे इमॅजिन करा, ये देखो एग अपॅरेटस म्हणजे काय? हे आपले जे वरचे 3 सेल्स हैं, ये ऊपर वाले जो 3 सेल्स हैं, इन ऊपर वाले 3 सेल्स को बोलेंगे एंटीपोडाल सेल्स। ये एंटीपोडाल सेल्स का बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं होता है। जब अपना ओव्यूल में से सीड बनेगा तो एंटीपोडाल सेल्स का बेसिक न्यूट्रिशियस फंक्शन होता है, इसका कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं होता है। पण हे जे खालचे 3 सेल्स आहेत, ह्या खालच्या 3 सेल्सला आपण म्हणणार एग अपॅरेटस। ये नीचे वाले 3 सेल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा लोग? एग अपैरेटस। क्या बोलेंगे? एग अपैरेटस। तो अभी इमॅजिन करो की ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा उल्टा है, म्हणजे तुम्हाला असं स्ट्रक्चर इमॅजिन करायचं आहे असं। तो यहाँ पे ये जो 3 सेल्स है, प्लीज ध्यान दो, ये वाले जो 3 सेल्स है, ये 3 सेल्स को बोलते हैं एग अपैरेटस, ठीक है। और ये वाले जो 3 सेल्स हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडाल सेल्स। और एग अपैरेटस के बेस में, इथे लक्ष द्या, एग अपैरेटसच्या खाली, एग अपैरेटस के नीचे ये जो 2 सेल्स है, ये 2 सेल्स को बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्ट बुक मध्ये काय नाव दिलंय ह्या सेलला? डेफिनेटिव न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला जाता है इसको। तो ये जो सेंट्रल सेल है ये एग अपैरेटस के नीचे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिलो एग अपैरेटस। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं है। तो इट इज प्रेजेंट बिलो egg apparatus in the large central cell. This is a very special distribution of cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together. देखो नीचे की तरफ जो 3 सेल्स एक साथ हैं, इन 3 सेल्स को बोलेंगे एग अपैरेटस। अभी ये एग अपैरेटस की खासियत क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, ये मैं नीचे वाले सेल्स बना रही हूँ, एग अपैरेटस वाले सेल्स, ये एक एग अपैरेटस है, ये एक एग अपैरेटस है, और ये बीच में एक बड़ा सा सेल है, ठीक है। दिस इज हेप्लॉइड, दिस इज हेप्लॉइड, दिस इज हेप्लॉइड। अब ये जो सेंटर वाला सेल है ना, ये मेरा मेन एग सेल है। दिस इज माय एक्चुअल फीमेल गैमेट, दिस इज माय एक्चुअल फीमेल गैमेट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं और इसके अंदर हमारा गैमेट बनता है। तो ये जो सेंटर वाला सेल है, ये सेंटर वाले सेल को बोलते हैं फीमेल गैमेट। लेकिन इसके बगल में जो चंगू मंगू है, ये जो सीता गीता बैठी है, ये सीता गीता को बोलते हैं सिनर्जिट्स। ये दोनों सीता गीता को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिट्स। अब ये सिनर्जिट्स की खासियत क्या है? देखो, ये फीमेल गैमेट की खासियत क्या है? ये फीमेल गैमेट जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगी, ये फीमेल गैमेट जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगी तो मुझे मिलेगा जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से आगे जाके मुझे फ्यूचर में मिलेगा मेरा सीड। क्या मिलेगा मुझे फ्यूचर में? सीड, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। पर आजू बाजू में जो चंगू मंगू है, ये चंगू मंगू की खासियत क्या है? ये जो सिनर्जिट्स है, ये सिनर्जिट्स के पास अंदर ही अंदर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर ही अंदर ऐसे सीलिया जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये सीलिया जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको हम? फिलीफॉर्म अपैरेटस। हे पण आपल्या महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलंय, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है? इसका एक स्पेशल फंक्शन है, ये एक ऐसा केमिकल सेक्रेट करता है जिसके वजह से पोलन ट्यूब को डायरेक्शन पता चलता है कि मुझे कहाँ से अंदर जाना है। पोलन ट्यूब को एक डायरेक्शन समझ में आता है कि मेरे को यहाँ से जाके नीचे से अंदर जाना है, मतलब मुझे एग के पास जाना है। नहीं तो पोलन ट्यूब गलती से एंटीपोडाल सेल्स के पास आ जाएगा, उसको एंटीपोडाल सेल्स के पास नहीं आना है, उसको नीचे आना है एग सेल के पास।
तो जब हमारा पोलन ट्यूब आएगा तो उसको हम एग सेल के पास अट्रैक्ट करेंगे, और इसको अट्रैक्ट करने का काम या गाइड करने का काम कौन करता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ पे प्रेजेंट है? सिनर्जिड्स के पास। सिनर्जिड्स कहाँ प्रेजेंट है? एग सेल के लेफ्ट और राइट में, चंगू मंगू। तो ये केमिकल सेक्रीट करते हैं जो हमारे पोलन ट्यूब को गाइड करेगा, इट विल गाइड पोलन ट्यूब। तो ये देखो सेंटर में हमारा जो एग अपैरेटस है, मतलब ये जो एग अपैरेटस है, ये एग अपैरेटस है, इस एग अपैरेटस में क्या क्या प्रेजेंट है? द एग अपैरेटस कंटेन्स 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। सिनर्जिड का काम क्या है? इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना। पोलन ट्यूब जब अंदर आती है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, यहाँ से जब आपकी पोलन ट्यूब अंदर आएगी, जब यहाँ से ऐसे पोलन ट्यूब अंदर आएगी, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स हैं। अब पोलन ट्यूब अपना जब मेल गैमेट अंदर रिलीज करेगी ना, तो अंदर रिलीज करने से पहले वो एक सिनर्जिड को बस्ट कर देती है, मतलब एक सिनर्जिड की कुर्बानी दे दी जाती है, क्योंकि जब तक एक सिनर्जिड बस्ट नहीं होगा तब तक वो जगह खाली नहीं होगी, और वहां पे अगर जगह खाली नहीं रहेगी तो ये गैमेट्स अंदर से कहाँ से जाएंगे? मतलब अगर गैमेट्स को अंदर जाना है तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, दरवाजा खोलने के लिए मुझे ये सिनर्जिड्स बर्स्ट करने पड़ेंगे। तो जब ये सिनर्जिड बर्स्ट हो जाएगी तब ये मेल गैमेट्स अंदर जाएंगे। एक मेल गैमेट जाएगा फीमेल सेल के पास, एक मेल गैमेट जाएगा अपने सेंट्रल सेल के पास। और ये सिनर्जिड्स जब बर्स्ट होते हैं, मतलब जब ये सिनर्जिड की कुर्बानी दी जाती है, तो ये इसकी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाती है, इसके पास बहुत सारा वाटर और बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। वो न्यूट्रिएंट हमारे मेल गैमेट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जब मेल गैमेट्स अंदर जाते हैं तो इनको वो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और उसकी मदद से ये अपना हेल्थ मेंटेन करके रखते हैं। अपोजिट साइड में जो 3 सेल्स हैं, ये वाले जो 3 सेल्स हैं, इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडाल सेल्स। द सेल्स अपोजिट टू द egg apparatus is called as antipodal cells. The large central cell as mentioned has 2 polar nuclei. तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, यहाँ पे 3 सेल्स हैं, यहाँ पे 3 सेल्स हैं, और सेंटर में एक सिंगल सेल है। इसे लक्ष्य दिया, यहाँ पे सेंटर में एक ही सेल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। इसको बोलते हैं एक जिस्म 2 जान। एक सिंगल सेल है पर इसके अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो अब अगर आप काउंट करो, अगर आप इस चीज को काउंट करो, हाँ, अगर आप इस चीज को काउंट करो तो ये कितने सेल्स हो रहे हैं बच्चा? 3 + 1 + 3 कितने सेल्स हुए? 7 सेल्स। सी कितने सेल हुए? 7 सेल। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर मिला मुझे? 7 सेल स्ट्रक्चर मिला। और इसके अंदर न्यूक्लियस कितना है? 8 न्यूक्लियस है। ये 3, ये वाला 2 और ये वाला 3, टोटल कितने न्यूक्लियस हुए? 8 न्यूक्लियस हुए। तो हमारा जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमको मिला है उसमें कितने सेल्स हैं? 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। ये वाली लाइन नीट एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछी जाएगी, इसीलिए इसको हाईलाइट करके रखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, जब मैं पोलन ट्यूब की बात करती हूँ तो पोलन ट्यूब की एंट्री अलग अलग डायरेक्शन से होती है। सिनर्जिड का काम होता है कि वो पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ अट्रैक्ट करे। यहाँ पे माइक्रोपाइल है, तो सिनर्जिड का काम क्या होता है कि पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से ही होनी चाहिए। ये ऊपर से पोलन ट्यूब आया है, लेकिन हाँ, तो जब पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से होगी उस टाइप की एंट्री को बोलते हैं पोरोगैमी। उस टाइप की एंट्री को क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। यानी माइक्रोपाइल के पास जो छोटा सा पोर है, जो छोटा सा होल है, वहां से पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है। लेकिन अगर समझो हमारे पोलन ट्यूब ने नटखटपना किया और उसने शॉर्टकट ले लिया, उसको इतना घूम के जाने का मन नहीं था और वो चलाजा से ही अंदर घुस गया, तो यहाँ चलाजा से जब वो अंदर घुसेगा तो ऐसे टाइप के एंट्री को हम क्या बोलेंगे? चलाजोगैमी। और अगर हमारा पोलन ट्यूब सही रास्ते से आ रहा था लेकिन अचानक से उसको किसी ने गलत डायरेक्शन दे दिया, मतलब पोलन ट्यूब बराबर नीचे से आ रहा था माइक्रोपाइल से, लेकिन उसको कोई दोस्त मिल गया और उसने बोला अरे इधर से मत जा, आज उधर से पीछे जाके वापस से लेफ्ट टर्न लेके जा। तो पोलन ट्यूब अपने रास्ते से आ रहा था लेकिन रास्ता भटक के वो इंटीग्यूमेंट्स के बीच में से चला गया, और जब वो इंटीग्यूमेंट से एंट्री लेगा तो इस टाइप की एंट्री को बोलेंगे मीसोगैमी। तो आपको इन टर्म से रिलेटेड भी नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीईटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसका आंसर दे दो जरा, क्या आएगा? विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नीट 2024 का क्वेश्चन है। रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ पे स्टोर होता है? विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल पूछा है। ओव्यूल का कौन सा पार्ट? देखो, प्लेसेंटा ओवरी में प्रेजेंट होता है, ये ओव्यूल के अंदर नहीं होता है, ये ओवरी में प्रेजेंट होता है।
फ्यूनिकल का क्या काम होता है? फ्यूनिकल के पास खाना होता है या फिर फ्यूनिकल सिर्फ सपोर्ट देने का काम करता है? ये सिर्फ सपोर्ट देने का काम करता है। इंटीग्यूमेंट्स का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो खाना किसके पास रहता है? न्यूसिलस के पास। यहाँ पर हमने लाइन पढ़ी थी, मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी में ये लाइन आपको पूछी जाती है। कहाँ गई कहाँ गई? 1 सेकेंड। न्यूसिलस, न्यूसिलस, ये देखो, न्यूसिलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको प्लीज हाईलाइट करके रखो। आपको ये लाइन एज इट इज नीट में पूछी जाती है और 2024 में पूछी गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? न्यूसिलस। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी हैज हाउ मेनी सेल्स एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस? अब इसका आंसर तो आप कमेंट करो। अपन ने अभी जस्ट देखा कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस हैं। यहाँ पे 3 सेल्स हैं, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल। यहाँ पे सेंटर में एक सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। और यहाँ पे 3 सेल्स हैं, ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल। तो कितने सेल्स है और कितने न्यूक्लियस है बताओ? 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। जल्दबाजी में बच्चे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियट। आगे का नाम पूरा पढ़ो, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जे महाराष्ट्र बोर्डच्या सिलेबस मध्ये पण आहे आणि आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये पण आहे। क्लियर? आगे बढ़े, चल। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉलिनेशन। थोड़ा सा फास्ट देखते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल टाइप का टॉपिक है ये, इसके सिर्फ हमको अलग अलग टाइप्स देखते हैं। पॉलिनेशन वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, मेल गैमेट मेल ऑर्गन में बन रहा है, फीमेल गैमेट फीमेल ऑर्गन में बन रहा है। अब दोनों अपने अपने अगर अलग अलग जगह पे रहेंगे तो इसका फर्टिलाइजेशन अपने आप होने वाला है क्या? नहीं, अपने आप नहीं होने वाला है। मतलब मेल गैमेट अपने ऑर्गन के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा है, फीमेल गैमेट अपने ऑर्गन के अंदर बैठ के तपस्या कर रही है, और ये लोग वेट कर रहे हैं कि इनका अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है, इनको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इनका मिलन कराना पड़ेगा, तब जाके इसका फर्टिलाइजेशन होगा और हमें हमारा जाइगोट मिलेगा। तो जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेकर जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का बेसिक मीनिंग होता है इट इज द मैकेनिज्म टू अचीव द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी तक के हमने टॉपिक में क्या देखा? इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस, प्रीसीडिंग मींस अर्लियर सेक्शंस, in the earlier sections you have learned that male and female gametes are produced in pollen grain and embryo sac. मेल गैमेट पोलन ग्रेन में बन रहा है, फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में बन रहा है, और ये दोनों के दोनों गैमेट्स कैसे? नॉन मोटाइल। ये उड़कर नहीं जा सकते, ये तैर कर नहीं जा सकते, ये चल के नहीं जा सकते, दे आर नॉन मोटाइल, ये खुद से नहीं जा सकते, इनको लेकर जाना पड़ेगा। या तो हवा की मदद से उड़ाया जाएगा, या तो पानी के अंदर भेजा जाएगा, या तो इंसेक्ट के ऊपर चिपक के ये जाएंगे, पर ये खुद से नहीं जाएंगे, किसी ना किसी की मदद इनको लेनी पड़ेगी। दे हैव टू ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये कैसे होगा? ये होगा एजेंट्स की मदद से। एजेंट मतलब कौन होते हैं? जो हेल्प करते हैं। जैसे आपको अगर आपका अभी नीट एग्जाम के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी करानी होती है, किसी को कोई डोमिसाइल बनवाना होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस के बारे में, तो आप किसी ना किसी एजेंट की मदद लेते हो। वो एजेंट वाले जो अंकल होते हैं 100-200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और आपका काम करके देते हैं। तो वो एजेंट क्या कर रहे हैं? वो एजेंट अंकल को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए क्या? नहीं, वो सिर्फ आपका काम करके दे। तो यहाँ पे हम अपना काम करने के लिए एजेंट की मदद लेते हैं। 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं लिविंग एजेंट्स जिनको बोलते हैं बायोटिक एजेंट्स, और एक होते हैं नॉन लिविंग एजेंट्स जिनको हम बोलते हैं अबायोटिक एजेंट। ठीक है, पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है? पॉलिनेशन प्रोसेस में हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the stigma of pistil is called as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations. Array means range. Flowering plants में बहुत ज़्यादा adaptations हमें देखने मिल रहे हैं. They make use of external agents to achieve pollination. तो मैंने अभी आपको बताया ना, 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं लिविंग एजेंट्स, एक होते हैं नॉन लिविंग एजेंट्स। लिविंग एजेंट्स मतलब इंसेक्ट की मदद से, मच्छर की मदद से, मक्खी की मदद से, बटरफ्लाई की मदद से, एनिमल्स की मदद से, स्नेल की मदद से, बर्ड्स की मदद से, ये लिविंग एजेंट हो गए। नॉन लिविंग एजेंट यानी हवा और पानी की मदद से।
तो ये हमारे अलग अलग टाइप के एजेंट्स हैं। तो ये देखो पॉलिनेशन प्रोसेस दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने मिलता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, और दूसरा टाइप होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन, इसका और एक नाम है एलोगैमी। जीनोगैमी को हम क्या बोलते हैं, एलोगैमी। और ये हमको कौन से फ्लावर में देखने मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन वाला जो प्रोसेस है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है। तो ये दोनों फ्लावर्स में देखने मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, कैसे मैम आगे पढ़ेंगे। चलो ये देखो, तो दो टाइप का पॉलिनेशन बताया है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं जीनोगैमी, एलोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है और जीनोगैमी दोनों में हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी। जिटोनोगैमी करके एक नया टाइप है। जिटोनोगैमी में क्या होता है, देखो ऑटोगैमी में क्या होता है, हमारा ये जो फ्लावर है इसी के पास फीमेल है और इसी के पास मेल है। ये मेल अपना पोलन ग्रेन इस फीमेल के ऊपर रखेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो कि हमको वटाने के प्लांट में देखते हैं, हरा मटर, हरा वटाना, उसमें बाइसेक्सुअल पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब जिटोनोगैमी में क्या होता है, हाँ इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस ही है, लेकिन इसमें मेथड क्रॉस पॉलिनेशन का फॉलो किया जाता है। मतलब इसमें हो क्या रहा है, ये एक ही प्लांट है, इस प्लांट के अंदर दो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये फ्लावर आपस में पॉलिनेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी प्लांट के जो दो अलग अलग फ्लावर्स हैं उनका गैमेट्स हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब ये आपस में खुद से बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, खुद से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं। ये वाला फ्लावर चाहता तो अपने आप रिप्रोडक्शन कर सकता था, बट नहीं, इसने अपना मेल गैमेट दूसरे अपने ही फ्लावर, अपने ही प्लांट के बाजू वाले फ्लावर के ऊपर डाला। ये पड़ोसी पड़ोसी है, एक ही सोसाइटी है और उसी के पड़ोसी पड़ोसी है, एक ही बिल्डिंग के आजू बाजू के घर वाले, या फिर एक ही प्लांट के दोनों सेम मतलब अलग अलग फ्लावर्स है। तो ये एक फ्लावर है जो अपना मेल गैमेट दूसरे फ्लावर के फीमेल गैमेट को दे रहा है। अब यहाँ पर दो अलग अलग फ्लावर्स इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों हैं तो सेम प्लांट का हिस्सा। तो दिखने में ये प्रोसेस भले ही क्रॉस पॉलिनेशन जैसे दिखे, लेकिन इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो जेनेटिकली सिमिलर होंगी। इसकी ऑफस्प्रिंग्स कैसी होंगी, जेनेटिकली सिमिलर होंगी। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हम क्यों करना चाहते हैं, ताकि हमको बार बार सेम स्पीशीज मिले और हम एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर मेंटेन करके रख सके, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रख सके। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, सेल्फ पॉलिनेशन करने से कई बार ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर्स हार्मफुल है वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, जो कैरेक्टर्स हमको नहीं चाहिए वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को तोड़ने के लिए हमको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप का पॉलिनेशन बताया गया है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड एक्चुअली इनटू 3 टाइप्स। जिटोनोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आता है। तो पहला टाइप बताया है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड विद इन द सेम फ्लावर। मतलब इसका जो खुद का फ्लावर है, इस फ्लावर के पास यहाँ पर इसका फीमेल ऑर्गन है और यहाँ पर इसका मेल ऑर्गन है। ये एंथर अपना पोलन ग्रेन इसके ऊपर रख रहा है, इनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये स्वावलंबी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर खुद का पोलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर रखा जा रहा है। And in a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, they complete autogamy is rather rare। मतलब क्या बोला गया है, ऐसे फ्लावर्स जो बाइसेक्सुअल है और जो ओपन होते हैं उनमें जरा ऑटोगैमी हमको कम देखने मिलती है, लेकिन ऐसे फ्लावर्स जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं, जो हमेशा क्लोज्ड होते हैं, बर्ड कंडीशन में होते हैं, ये बर्ड कंडीशन वाले जो फ्लावर्स होते हैं इनमें हमको सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा देखने मिलता है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं उन फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। इस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस है ही नहीं, क्योंकि ये फ्लावर बंद है, अंदर ही अंदर ये मेरा स्टिग्मा है, ये मेरा एंथर है, अंदर ही अंदर इनकी क्या खिचड़ी पक जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इनका पॉलिनेशन हो भी गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो भी गया। तो ऐसे फ्लावर्स जो बंद होते हैं वो अंदर ही अंदर अपनी खिचड़ी पका लेते हैं, लेकिन ऐसे फ्लावर्स जो ओपन होते हैं उन फ्लावर्स को बोलते हैं चैस्मोगैमस। अब ये जो चैस्मोगैमस फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है
और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा पोलन ग्रेन उड़ के अगर स्टिग्मा पे आया तो वो पहले पॉलिनेट कर लेगा। तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन के भी चांसेस हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि फ्लावर बंद है, फ्लावर के अंदर दूसरा पोलन ग्रेन घुसने की जगह ही नहीं है। Autogamy is in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other. अब क्या बोला गया है कि ये जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं चैस्मोगैमस, ये जो ओपन वाले फ्लावर्स होते हैं ना चैस्मोगैमस, इनमें अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो दो चीजें जरूरी होती है। पहली चीज सिंक्रनी। सिंक्रोनी मतलब क्या होता है, इनका मेल गैमेट और इनका फीमेल गैमेट दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। गैमेट्स की मैच्योरिटी एट सेम टाइम। अगर एक टाइम पे मेल मैच्योर है बट फीमेल मैच्योर नहीं है, और फीमेल मैच्योर है बट मेल मैच्योर नहीं है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे। मतलब मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब इस फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, सॉरी दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। अगर ये मैच्योर हो गया है पर ये मैच्योर नहीं है, या फिर ये मैच्योर हो गई है पर ये मैच्योर नहीं है, तो इनका आपस में पॉलिनेशन होगा ही नहीं। दोनों जब मैच्योर होंगे तभी पॉलिनेशन होगा। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन करना है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, अगर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर होना पड़ेगा। सेम टाइम पे अगर ये मैच्योर हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोगैमी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? होमोगैमी। और दूसरी चीज क्या बोली गई है, इनकी हाइट सेम लेवल पे होनी चाहिए, दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे जो मेरा एंथर है और ये जो मेरा स्टिग्मा है, इनकी हाइट सेम लेवल पे होनी चाहिए। अगर इनकी हाइट ऊपर नीचे होगी तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है ऑटोगैमी का। सम प्लांट्स लाइक वोयोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना, COV या फिर VOC, वॉक करके आप याद रख सकते हो। वायोला प्लांट, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना, यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर्स बनते हैं। म्हणजे हे बघा, हे आपलं प्लांट है, इसमें इस प्लांट के अंदर ही दो फ्लावर्स बनते हैं, एक ओपन होता है एक नहीं होता है। जो फ्लावर ओपन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी दिखाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी दिखाएगा, बट जो फ्लावर ओपन ही नहीं होता है वो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन दिखाएगा। तो दो टाइप के फ्लावर बनते हैं, एक चैस्मोगैमस विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज, और ये फ्लावर ओपन होते हैं, दे एक्सपोज देमसेल्फ, ठीक है। और दूसरा फ्लावर है क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस मतलब ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं। इन सच फ्लावर द एंथर्स एंड स्टिग्मा दे आर ऑलवेज प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर। तो ऐसे फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और ऐसे फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा और क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। व्हेन एंथर्स डेहिसिस, डेहिस मीन्स ओपन, जब हमारा एंथर खुलेगा, जब हमारा एंथर खुलेगा तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। इन द फ्लावर बर्ड्स पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा, तो ये पोलन ग्रेन्स जब रिलीज होंगे तो ये स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट पे आएंगे, ये स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आएंगे और पॉलिनेशन होगा। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज है, तो यहाँ पे देखो चांसेस क्या है, इसका पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे भी बैठ सकता है या फिर हवा की वजह से उड़ के किसी दूसरे फ्लावर में भी जा सकता है। अगर फ्लावर ओपन है तो चांसेस हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर फ्लावर क्लोज है, समझो ऐसा बर्ड है, ये बर्ड के अंदर यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहाँ पे इसका एंथर है, तो यहाँ का जो पोलन ग्रेन है उसको बाय डिफॉल्ट यहीं जाना है, इसके पास दूसरा दरवाजा है ही नहीं, ये जा जाके भी कहीं और नहीं जा सकता, सब दरवाजे बंद है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, यानी जो फ्लावर क्लोज होता है उसमें ऑटोमेटिकली ऑटोगैमी होता है, मतलब उसमें आपको जीनोगैमी देखने मिलेगा ही नहीं, देयर विल बी नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमें हमेशा सीड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि हमको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। यहाँ पर लिखते हैं, एडवांटेज ये है कि हमें कंफर्म सीड सेट मिलेगा, मतलब सीड मिलेगी मिलेगी। इसका एडवांटेज ये है कि ये किसी भी पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। और इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर पॉलिनेशन होगा तो आपको सेम स्पीशीज का लार्ज पॉपुलेशन मिलेगा, तो ये एडवांटेज है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है
कि यहाँ पे आपको न्यू वेराइटी नहीं मिलेगी क्योंकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। और यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि सेम गैमेट्स बार बार मिच्योर होके इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन म्हणजे काय असतं? जे वीक कॅरेक्टर्स असतात, जे हार्मफुल कॅरेक्टर्स असतात, सारखं सारखं जर तुम्ही सेम ऑफस्प्रिंग्सचं रिप्रोडक्शन करताय तर हे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते हार्मफुल कॅरेक्टर्स एक्सप्रेस व्हायला लागतात, जो वीक कैरेक्टर्स है वो एक्सप्रेस होने लग जाते हैं और वो प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, फिर प्लांट की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अब आता है जिटोनोगेमी। मैंने सिंपल सी भाषा में बताया, एक ही प्लांट के आजू बाजू के जो नेबर्स हैं ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पर हमको एजेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे ये याद रखो, सेम प्लांट के बीच में ही हो रहा है। तो यहाँ पर जिटोनोगेमी दिखने में ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा दिख रहा है, दिखने में ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसे दिख रहा है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर एजेंट इन्वॉल्व है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगेमी है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा मिलेगा इन दोनों से, जो न्यू प्लांट मिलेगा वो जेनेटिकली अपने पेरेंट जैसा ही होगा, इट विल बी जेनेटिकली सिमिलर। तो जेनेटिकली ये ऑटोगेमी का ही प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है जीनोगेमी। नाउ व्हाट इज जीनोगेमी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक प्लांट का पोलन ग्रेन लिया और उसको दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड किया विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पर हम दो अलग अलग प्लांट यूज कर रहे हैं, एक मेरे घर पे एक आपके घर पे, दो अलग अलग प्लांट्स यूज कर रहे हैं। हमने एक प्लांट का पोलन ग्रेन लेके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे रखा, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगेमी का दूसरा नाम है एलोगेमी, एलोगेमी का दूसरा नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसके वजह से हमको न्यू वेराइटी मिलती है। ठीक है, पॉलिनेशन करने के दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं अबायोटिक एजेंट्स यानी नॉन लिविंग, एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग एजेंट्स। एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ये बायोटिक एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी या तो इंसेक्ट के ऊपर या तो बर्ड्स के ऊपर, पर हम किसी ना किसी एजेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लिविंग एजेंट के ऊपर। सिर्फ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी और हवा के भरोसे होते हैं। पोलन ग्रेन्स जब भी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं हवा और पानी के वजह से, सी पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, मतलब हवा की वजह से पोलन ग्रेन उड़कर सही स्टिग्मा पे जाके बैठेगा या फिर पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, ये बहुत ही रेयर होता है, दिस इज बाय चांस, ये चांस फैक्टर होता है। और इस प्रोसेस को कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, टू कंपनसेट फॉर दिस अनश्योरिटी, अनसर्टेनिटी म्हणजे अनश्योरिटी, मतलब हम हवा का वेट कर रहे हैं कि हवा आएगी और मेरे पोलन ग्रेन को उड़ा के लेके जाएगी, ये कंफर्म नहीं है, ऐसा होगा ही होगा। तो ये अनश्योरिटी कंफर्म करने के लिए हमारे जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल समझो मैं यहाँ से कुछ पोलन ग्रेन्स उड़ा रही हूँ और मुझे ये पोलन ग्रेन्स लास्ट बेंच तक उड़ाने हैं, तो अगर मैं धीरे से हवा करूंगी तो ये पोलन ग्रेन्स यहीं पे गिर जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड बेंच पे। अगर मैं ये पोलन ग्रेन्स जोर से फूंक मारूंगी तो शायद एक या दो पोलन ग्रेन दूर तक उड़ के जाए, लेकिन उनमें से भी कितने पोलन ग्रेन बराबर स्टिग्मा पे जाके बैठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ पोलन ग्रेन्स यहाँ वहां गिर सकते हैं, कुछ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके बैठ सकते हैं। तो इसीलिए जो प्लांट हवा के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, उनको बहुत सारा पोलन ग्रेन बनाना पड़ता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये पोलन ग्रेन्स, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन, दे प्रोड्यूस इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन दे आर कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। अब देखो अबायोटिक में भी दो टाइप्स होते हैं, अबायोटिक में कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है विंड, एक होता है वाटर। वाटर के अंदर तो बहुत ही कम पॉलिनेशन होता है, सिर्फ 30 ऐसे जीनस हैं, सिर्फ 30 ऐसे जेनरा हैं जो वाटर पॉलिनेशन दिखाते हैं, और विंड पॉलिनेशन तो भी हमको ज्यादा प्लांट्स में देखने मिलता है। तो वाटर पॉलिनेशन से ज्यादा विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ से फूंक मार रही हूँ, पोलन ग्रेन्स को मैं दूर तक फूंक मारना चाहती हूँ, तो ये पोलन ग्रेन्स को हल्का होना जरूरी है। अगर ये पोलन ग्रेन्स हैवी होंगे तो उड़ के कैसे जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि पोलन ग्रेन्स को हल्का रखना पड़ेगा, पोलन ग्रेन्स को नॉन स्टिकी रखना पड़ेगा, नहीं तो ये पोलन ग्रेन यहाँ वहां कहीं भी जाके चिपकेंगे और स्टिग्मा तक पहुंचेंगे ही नहीं। so that they can transported in wind currents, wind current यानी wind flow,
दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। नॉर्मली क्या होता है, जिन प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है, ये महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, जिन प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स के जो स्टेमन होते हैं, उन प्लांट्स के जो स्टेमन होते हैं वो स्टेमन काफी बड़े और काफी ओपन होते हैं, ताकि जब हवा आए तो उस हवा से वो पोलन ग्रेन उड़ सके। ठीक है, so they are open, they are well exposed so that pollens are easily distributed, मतलब pollen grain easily दूर तक जा सके। they can be easily dispersed, dispersed का मतलब होता है they can be easily distributed, and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains, मतलब इनके पास स्टेमन भी बड़ा होता है और इनके पास जो स्टिग्मा होता है ऐसा नॉर्मल स्टिग्मा नहीं रहता है, ऐसा वाला स्टिग्मा नहीं रहता है, इनके पास फेदर जैसा स्टिग्मा होता है ऐसा, ताकि एक भी पोलन ग्रेन अगर उड़ के आया तो वो उस पोलन ग्रेन को झपट्टा मार के पकड़ सके, ऐसे पोलन ग्रेन को अपने अंदर ट्रैप कर सके, इसीलिए इनका स्टिग्मा कैसा होता है, फेदरी होता है। तो ये नीट क्वेश्चन है और ये नीट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई कि विंड पॉलिनेशन को नाम क्या दिया गया है। विंड पॉलिनेशन प्रोसेस का नाम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एनीमोफिली, यानी विंड लविंग, विंड पॉलिनेशन। Wind pollinated flowers often have single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. Normally जिन plants में wind pollination होता है उनके एक ओव्यूल में एक ही ओवरी होती है और इनके पास बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ताकि pollination का चांस बढ़ सके। One example of wind pollination is corn cob. The ears you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. ये देखो, ये अपना मक्का है, ये मक्के के अंदर का ये कॉब वाला रीजन है, ठीक है, और ये जो इसका दाना दाना है ये इसके ईयर्स वाले पार्ट है, ये जो साइड साइड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे अपना पोलन ग्रेन्स अटकेंगे। ठीक है, तो टैसल्स ऑफ कॉर्न या फिर कॉर्न कॉब ऐसा भी आप बोल सकते हो। किंवा आपण असं पण एक्झाम्पल घेऊ शकतो, हमारा जो वीट होता है वो भी हमारा विंड पॉलिनेशन करता है, हमारा जो राइस होता है वो भी विंड पॉलिनेशन करता है। तो विंड पॉलिनेशन के ऊपर ज्यादा करके कैश क्रॉप वाले प्लांट डिपेंड करते हैं। कौन से प्लांट्स, कैश क्रॉप वाले प्लांट्स। ठीक है, विंड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन ग्रासेस, ये एग्जांपल आप नीट के लिए याद रख सकते हैं। ये राइस में भी देखा जाता है, मेज में भी देखा जाता है, व्हीट वाले प्लांट में भी देखा जाता है, हे सगळं महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलंय। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली, और ये हमको बहुत कम प्लांट्स में देखने मिलता है, सिर्फ 30 जेनेरा में, मतलब बहुत ही कम प्लांट्स में, और वो भी उन प्लांट्स में जो अनडेवलप्ड है, मतलब ज्यादा करके ये मोनोकॉटिलिडॉन वाले प्लांट्स में देखने मिलता है। एंड एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes। देखो ये वाले जो प्लांट्स है ये तो पानी में ही ग्रो होते हैं, they need water for their survival। तो वाटर के अंदर भी पॉलिनेशन ना दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का होता है मैम? एक होता है एपीहाइड्रोफिली, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपी वर्ड का मतलब होता है अबव, मतलब पानी के सरफेस के ऊपर होगा पॉलिनेशन, और दूसरा होता है बिलो, पानी के सरफेस के नीचे होगा यहाँ पर पॉलिनेशन। तो एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली में हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज द नीड ऑफ वाटर for the transport of male gamete and fertilization. Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and many marine sea grasses such as Zostera। ये देखो Zostera वाला जो species होता है ना, ये हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। मतलब ये ऐसे पानी है, पानी के सॉरी ऐसे हमारा वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के अंदर हमारा प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट अपना रिबिन जैसा पोलन ग्रेन बनाएगा, इनके पोलन ग्रेन ऐसे रिबिन जैसे होते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन ऐसा रिबिन जैसा बनाएगा, और ये दूसरा प्लांट है, इस प्लांट का स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा और आपस में ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, और ये पूरा प्रोसेस पानी के नीचे हो रहा है। ठीक है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। देखो पहले ध्यान से सुनो, ये जो हाइपोहाइड्रोफिली है ये जोस्टेरा का एग्जाम्पल है, यहाँ पर पॉलिनेशन पानी के नीचे होता है। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, ये एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, वैलिसनेरिया का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरा मेल फ्लावर है इसने अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज किए। अब ये जो मेल फ्लावर है इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वाटर।
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ये पॉइंट महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सो आई लाइक महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के साथ मैच करती है, इसीलिए ये पोलन ग्रेन्स जब मेच्योर होते हैं तो ये पानी में फ्लोट करके पानी के सरफेस पे आ जाते हैं, मतलब ऊपर आ जाते हैं अबव। और इसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, वो पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए सिर्फ टेम्पररी, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ये फीमेल खुद को ओपन करता है और अपना स्टिग्मा पानी के ऊपर बिछा देता है, मतलब अपना जाल बिछा देता है, ताकि ये पोलन ग्रेन तैर कर आए और इस स्टिग्मा पे फंस जाए और इनका पॉलिनेशन हो जाए। तो ये हमको देखने मिलता है पानी के सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। इसका एग्जाम्पल आएगा वेलिस्नेरिया। क्या आएगा इसका एग्जाम्पल? वेलिस्नेरिया। ठीक है, ओके। लेकिन अब क्या होता है, पानी के अंदर कुछ प्लांट्स हैं जैसे लोटस, बोलने को तो ये प्लांट पानी के अंदर है लेकिन ये पानी से पॉलिनेशन ही नहीं करेंगे। ये किसी इंसेक्ट को बोलेंगे कि तू मेरा पोलन ग्रेन लेके आ, मेरा पोलन ग्रेन पानी में नहीं है, तू मेरा पोलन ग्रेन लेके आ। मतलब ये प्लांट पानी में होते हुए भी इंसेक्ट से बोलेंगे पोलन ग्रेन लाने के लिए, या हवा से बोलेंगे पोलन ग्रेन लाने के लिए। तो नॉट ऑल प्लांट्स विच आर इन वाटर दे यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ऐसा नहीं है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of the water and they are pollinated by insect. तो water hyacinth, water lily में क्या होता है, ये प्लांट भले ही पानी में है पर इनका पोलन ग्रेन इंसेक्ट लेकर आ रहा है या फिर हवा से पोलन ग्रेन आ रहा है। वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वेलिस्नेरिया में क्या हो रहा है, इसका फीमेल फ्लावर थोड़े टाइम के लिए पानी के सरफेस तक आता है, इट रीचेज द सरफेस ऑफ द वाटर एंड मेल फ्लावर्स अपना पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, वो पोलन ग्रेन उड़ के सरफेस पे आता है और दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, और ये पोलन ग्रेन धीरे 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 स्टिग्मा तक जाएगा। ठीक है, पर कोई गारंटी नहीं है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, बट सम ऑफ देम विल इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आए हैं, इसमें से एक पोलन ग्रेन तो स्टिग्मा तक पहुंचेगा शायद, है ना। ओके, कहाँ गए हम, इवेंचुअली reach the stigma. In another group of water pollinated plants such as seagrass, female flower remains submerged in the water and pollen grains are released inside the water. ये जो मैंने एग्जांपल बोला, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही रिलीज होंगे और फीमेल फ्लावर भी पानी के अंदर ही रहेगा और अंदर ही इनका पॉलिनेशन हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली, दिस इज कॉल्ड एज एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, पोलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग, तो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, रिबन के जैसे होते हैं। सो द पोलन ग्रेन्स आर रिबन लाइक, और ये पानी के थ्रू धीरे धीरे फ्लोट होते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूकिलोजेनियस कवरिंग। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, ये पोलन ग्रेन पानी के अंदर कर रहे हैं ना अपना प्रोसेस, तो ये पोलन ग्रेन के बाहर एक नॉन स्टिकी मेम्ब्रेन होती है जो इस पोलन ग्रेन को सड़ने नहीं देती है। वो जो नॉन स्टिकी मेम्ब्रेन है, उस नॉन स्टिकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं म्यूकिलोजेनियस कवरिंग, यानी कि एक टफ कोटिंग होती है, एक स्टिकी मेम्ब्रेन से बनाई हुई टफ कोटिंग होती है। जैसे वैसलीन लगाने के बाद हमारी बॉडी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है या वाटर रिलीज नहीं होता है, मॉइस्चर अंदर ही रहता है, वैसे ही पोलन ग्रेन के बाहर एक क्यूटिकल बन जाता है जो उस पोलन ग्रेन को पानी में सड़ने नहीं देता और आराम से अपना पॉलिनेशन प्रोसेस होते रहता है। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ना तो हवा भेदभाव करती है ना तो पानी भेदभाव करता है। पानी को भी कलर की जरूरत नहीं है पोलन ग्रेन से अट्रैक्ट होने के लिए, ना हवा किसी से अट्रैक्ट होती है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें विंड पॉलिनेशन करना है या वाटर पॉलिनेशन करना है, उनको ब्राइट या कलरफुली अट्रैक्टिव होने की जरूरत ही नहीं है। सो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनमें खाना भी नहीं बनता है। तो व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, बिकॉज विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन दीज आर अबायोटिक एजेंट्स। हमारा जो विंड है और हमारा जो वाटर है ये क्या है, ये अबायोटिक एजेंट्स है। अबायोटिक एजेंट्स यानी नॉन लिविंग एजेंट्स, इनको अट्रैक्ट करने की जरूरत थोड़ी है। तो अगर अट्रैक्ट नहीं करना है तो खाना और पानी रख के क्या करेंगे, खाना और खूबसूरती किसके लिए जरूरी होती है, इंसेक्ट के लिए, बर्ड के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ तक सबको समझा, चलो आगे कंटिन्यू करें। ऑलराइट, अब आगे क्या बोला है, हमने देखा विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम कैसे पॉलिनेशन।
तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दे यूज डिफरेंट एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिसमें हमारे बीज यानी हमारी मक्खी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीज यानी हनी बी एंड बम्बल बी, मक्खी यानी फ्लाइज, देन बीटल्स, वॉस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। तो दीज आर आवर नॉर्मल पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इनफैक्ट हम बैट्स का भी इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। देखो, जब हम इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटोमोफिली। एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं दिया है पर महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये वर्ड दिया है, सो ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसीलिए मैंने बोला कि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे बायोलॉजी बहुत डीप में पढ़ते हैं, बस उनको ऐसा लगता है कि उनसे नीट क्रैक नहीं होगा, बट रियलिटी में महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक ज्यादा डिटेल में दिया है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटोमोफिली। अगर पॉलिनेशन बर्ड्स की मदद से हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। अगर पॉलिनेशन बैट्स की मदद से हो रहा है तो इसको बोलेंगे चिरोप्टेरिफिली। अगर पॉलिनेशन एनिमल्स की मदद से हो रहा है तो इसको बोलेंगे जूफिली। वाटर की मदद से हो रहा है तो हाइड्रोफिली। विंड की मदद से हो रहा है, लिख देती हूँ यहाँ पे, वाटर की मदद से हो रहा है तो हाइड्रोफिली। विंड की मदद से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एनिमोफिली। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, एनिमल्स और इंसेक्ट की, तो इसमें से स्पेसिफिकली कौन सा इंसेक्ट सबसे ज्यादा यूज होता है पॉलिनेशन करने में? बीज। बीज आर दी डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। इस लाइन को हाईलाइट करो क्योंकि ये आपको पीवाईक्यू नीट में पूछी गई है। ये लाइन पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, आगे क्या दिया है? कभी कभी बड़े बड़े एनिमल्स भी यूज होता है पॉलिनेशन करने के लिए। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स जैसे लेम्यूर्स और रोडेंट्स और मंकीज वगैरह एटसेट्रा, दे इवन हेल्प इन पॉलिनेशन। अलग अलग रेप्टाइल्स की मदद से दे हेल्प इन पॉलिनेशन इन सम स्पीशीज। जैसे कि समझो अभी कोई बड़ा सा प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, कहाँ गया? हाँ, ये इतना बड़ा प्लांट है, ये अमोर्फोफेलस कितना बड़ा प्लांट है, इसका फ्लावर, सॉरी प्लांट नहीं, इसका फ्लावर ही 6 फीट लंबा है। देखो, इसका फ्लावर 6 फीट लंबा है। अब इतने बड़े फ्लावर में अगर मुझे पॉलिनेशन करना है तो मुझे बड़े से एनिमल की मदद लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे किसी बड़े से एनिमल की मदद लेनी पड़ेगी। तो फ्लावर की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पॉलिनेशन कौन करेगा, इंसेक्ट करेगा, एनिमल करेगा, बर्ड करेगा, विंड करेगी कि हवा। तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन की अगर हम बात करें इंसेक्ट के केस में तो बीज वाला एग्जांपल सबसे ज्यादा आएगा। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for particular species of animal. जैसे कि majority of insect pollinated flowers are large. अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन करना है तो फ्लावर बड़ा होना चाहिए, फ्लावर विजिबल होना चाहिए, फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, उसमें अच्छी खुशबू होनी चाहिए, उसमें ढेर सारा खाना होना चाहिए। क्योंकि देखो, इंसेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बैट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये आपका पॉलिनेशन प्रोसेस क्यों करेंगे? बदले में आप इनको क्या दे रहे हो? बदले में आप इनको खाना दे रहे हो। तो अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करना है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने के लिए यानी बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स का खूबसूरत होना जरूरी है, यानी कि बड़े होने चाहिए फ्लावर्स, कलरफुल होने चाहिए, ठीक है। दे शुड बी कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस मतलब क्या होता है? दे शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है लार्ज, क्लियरली विजिबल, और इनकॉन्स्पिकस यानी स्मॉल, नॉट क्लियरली विजिबल। तो दे शुड बी अट्रैक्टिव, कलरफुल, कॉन्स्पिकस। इन फ्लावर्स के पास भर भर के खाना होना चाहिए, इनके पास बहुत सारा खाना होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट अगर आपके फ्लावर के पास आएगा तो उसको खाने के लिए ही आएगा ना। वो तो पॉलिनेशन उससे गलती से हो गया। इंसेक्ट पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर के पास नहीं आता, इंसेक्ट खाना खाने के लिए फ्लावर के पास आता है। हमारा पोलन ग्रेन इस पे चिपक जाता है और फिर जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा और ऐसे ऐसे शेक करेगा तो इसकी बॉडी पे चिपका हुआ पोलन ग्रेन उस दूसरे फ्लावर पे गिर जाएगा। तो एक्चुअली ये पॉलिनेशन करने नहीं आया है, ये मक्खी यहाँ पे सिर्फ खाना खाने आई है। तो फ्लावर के पास नेक्टर होना चाहिए, इसके पास अच्छा फ्रेग्रेंस होना चाहिए, मतलब इट शुड हैव ओडर, अच्छा स्मेल होना चाहिए इस फ्लावर का। तो फ्लावर्स शुड बी लार्ज, दे शुड बी कलरफुल, दे शुड हैव फ्रेग्रेंस, और इनके पास बहुत सारा खाना होना चाहिए। अगर हमारे फ्लावर्स छोटे हैं तो a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. अगर कोई फ्लावर बहुत छोटा है तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स एक साथ आके फिर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि इंसेक्ट को वो ठीक से दिख सके।
बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लावर्स कलरलेस है, व्हाइट कलर के फ्लावर है, कोई कलर नहीं है, जैसे मोगरा, लेकिन उसमें खुशबू इतनी होती है कि दूर से भी सूंघ जाए, है ना, दूर से भी उसकी खुशबू आ जाए। तो एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और बाय फ्रेग्रेंस। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, दे सेक्रेट फाउल ऑडर्स। जो फ्लावर फ्लाइज और बीटल्स की मदद से पॉलिनेशन करता है, उन फ्लावर में अच्छी खुशबू नहीं होती है, थोड़ी सी स्मेल होती है, वो इन फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। तो ये वाली लाइन भी नीट वाली लाइन है। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड। मतलब क्या बोला गया है, ये जो एनिमल्स और इंसेक्ट आपके पास आएंगे फ्लावर के पास, तो बदले में फ्लावर को कुछ देना पड़ेगा ना, तो फ्लावर क्या देता है, उनको खाना देता है, यानी नेक्टर प्रोवाइड करता है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो जब इंसेक्ट हमारे पास आते हैं तो हम उनको गिफ्ट क्या करते हैं, ले लो भाई नेक्टर ले लो, लेकिन मेरा पॉलिनेशन कर दो, ऐसे, ठीक है। For harvesting the reward from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther. तो देखो इंसेक्ट क्या करता है, इसको हमने नेक्टर का लालच दिया है, तो ये इंसेक्ट नेक्टर का खाने के लिए ये फ्लावर के ऊपर बैठेगा, और जैसे ही ये इंसेक्ट फ्लावर पे बैठेगा, एंथर पे बैठेगा, इसके पोलन ग्रेन इस इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाएंगे। तो द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। इस एनिमल की बॉडी में ये पूरा इंसेक्ट चिपक गया है, पूरा पोलन ग्रेन चिपक गया है। विच आर जनरली स्टिकी, मतलब ये याद है तुमको, पोलन ग्रेन्स के ऊपर पोलन किट की मेम्ब्रेन होती है, याद है। पोलन किट क्या होता है, ये एक स्टिकी लेयर है। ये स्टिकी लेयर क्या करती है, मतलब ये मेरा पोलन ग्रेन है, इसके ऊपर एक स्टिकी मेम्ब्रेन है। ये स्टिकी मेम्ब्रेन क्या करेगी, मेरे पोलन ग्रेन को एनिमल से चिपकने में मदद करेगी, ताकि ये पोलन ग्रेन इस एनिमल से चिपक सके, और जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाए तो वहां पे ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से चिपक सके। तो पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी and they stick to the animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with other flower, it brings about pollination. तो जब एक इंसेक्ट पोलन ग्रेन अपने साथ लेकर दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो वो स्टिग्मा पे वो अपना पोलन ग्रेन छोड़ देगा। In some species, floral rewards are provided in safe places to lay eggs. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं फिग्स का। देखो फिग एक ऐसा फ्रूट है जिसमें जो वॉस्प होते हैं ना, वॉस्प इंसेक्ट जो होते हैं, फीमेल वॉस्प अपना अंडा फिग के फ्रूट में छोड़ देती है, फिग के फ्लावर में छोड़ देती है, और फिर वही अंडे प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं और अंदर ही मर जाते हैं, और वही अंडे अंजीर बनते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिटीज में ऐसा बोला जाता है, रिलीजन्स में, धर्म में ऐसा बोला जाता है कि फिग एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, अंजीर एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, और इसीलिए वो लोग अंजीर नहीं खाते हैं। और जो कि सही भी है, फिग एक्चुअली में एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, क्योंकि ये मरे हुए वॉस्प से बना है, मतलब वॉस्प, फीमेल वॉस्प ने अपने अंडे दिए फिग के फ्लावर में और वही अंडे अंदर मर गए, तो दैट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट आता है फ्लावर के पास ये सोच के कि मैं अपने अंडे यहाँ पे छोड़ देती हूँ, लेकिन जब वो इंसेक्ट अपना अंडा छोड़ेगी वहां पे, तो उस इंसेक्ट की बॉडी में पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, और अब यही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाएगी और पोलन ग्रेन रिलीज कर देगी। तो एक एग्जाम्पल दिया है, एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोरफिलस, द फ्लावर इज ऑफ 6 feet in height. A similar relationship exists between a species of moth and the yucca plant. ये देखो ये अपना yucca फ्लावर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंसेक्ट नेक्टर लेने आया है, ये देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन खाने आया है, ये यहाँ से जब दूसरी जगह पे जाएगा तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे रिलीज कर देगा। तो इनका भी रिलेशनशिप ऐसा है कि ये को इवॉल्व हो जाते हैं और को एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं। मतलब अगर ये फ्लावर खत्म तो ये इंसेक्ट का पॉपुलेशन भी खत्म, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है, इसके बिना इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि मॉथ क्या करेगा, द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग, मॉथ मतलब एक टाइप का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, it deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. मतलब ये इंसेक्ट क्या करेगा, ये अपने अंडे इस ओवरी में छोड़ेगा, जब ये अंडे ओवरी में छोड़ेगा तो बदले में इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इससे चिपक जाएंगे। ये इंसेक्ट अपने अंडे ओवरी में छोड़ रहा है, लेकिन बदले में ये जो पोलन ग्रेन है ये इसकी बॉडी से चिपक गए, और अब ये इंसेक्ट उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाएगा और पॉलिनेशन करेगा, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। The larvae of the moth come out of the eggs as the seed starts developing. तो अंदर ही अंदर ये जो अंडे हैं, ये जो इंसेक्ट ने अपने अंडे छोड़े थे, ये अंडों में से लार्वे निकलना चालू होगा जब अंदर ही अंदर सीड बनेगी, और जब फ्लावर खिलेगा तो उस फ्लावर से ये मॉथ उड़ के चले जाएंगे।
Why don't you observe some flowers of the following plants or any others available to you? ये आपके लिए एक्टिविटी बोली गई है, जैसे कुकुम्बर, मैंगो, पीपल का जो पेड़ होता है, कोरिएंडर अपना धनिया, पपैया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकलिप्टस, बनाना एटसेट्रा. Try to find out which animals visit them and whether they could be pollinators. आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इन प्लांट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, और क्या इन एनिमल्स की मदद से पॉलिनेशन हो सकता है. You will have to patiently observe the flowers over a few days. आपको काफी दिन तक ये फ्लावर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा अलग अलग टाइम पे. You could also try to see whether there is any correlation in between flower and animal. Carefully observe if any visitor come in contact with the anther and stigma, as only visitors can bring about pollination. आपको बेसिकली बोला गया है कि जाओ और जंगल में जाके बैठो और देखो कौन से झाड़ पे कौन सा इंसेक्ट आ रहा है, बस. पर अभी ये नहीं करना है, अभी आपको नीट की पढ़ाई करनी है, ठीक है. Many insect can consume pollen without bringing about pollination. कुछ ऐसे चोर होते हैं, कुछ ऐसे चोर इंसेक्ट होते हैं या चोर बर्ड्स होते हैं जो पूरा नेक्टर खा लेंगे लेकिन पोलन ग्रेन उनके बॉडी से नहीं चिपकेगा, तो उनको खाना भी मिल गया और उन्होंने पॉलिनेशन भी नहीं किया. They are called cheaters, ठीक है. So such floral visitors are called as pollen nectar robbers. इनको हम चोर बोलते हैं, मतलब ये लोग आए पोलन ग्रेन खा के चले गए, चोरी करके चले गए. You may or may not be able to identify, but you will surely enjoy your efforts. तो मतलब क्या बोला गया, ये छोटे बच्चों को दे सकते हैं ये एक्टिविटी, कि बैठ के देखो कि पैरेट कौन से प्लांट पे आ रहा है, तितली कौन से फ्लावर पे आ रही है, मच्छर कौन से फ्लावर पे बैठ रहा है. तो ये छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी ठीक है, ठीक है. अब ये जो टेबल है ये महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, और ये टेबल नीट वाले स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. यहाँ पे बेसिकली मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, ऑटोगेमी का एग्जाम्पल लिखा है, जिटोनोगेमी का एग्जाम्पल कौन से प्लांट में होता है, चास्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी, विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल, वाटर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल, एनिमोफिलस एक्वेटिक प्लांट, मतलब ये प्लांट पानी में है पर विंड की मदद से ही पॉलिनेशन करेंगे, ये प्लांट पानी में है पर इंसेक्ट की मदद से ही पॉलिनेशन करेंगे. फिर स्पेशली इंसेक्ट से कौन से फ्लावर्स पॉलिनेट करते हैं, जो खुशबूदार होते हैं, ये खुशबू वाले प्लांट्स. फिर और कौन सा इंसेक्ट पॉलिनेशन का मैकेनिज्म होता है, लिवर मैकेनिज्म, जो महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसीलिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो नहीं पढ़ेंगे. लिवर मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट बैठता है और फ्लावर के वजन की वजह से दूसरा पेटल उस इंसेक्ट के बॉडी से टच होता है और अपना पोलन ग्रेन उस इंसेक्ट के पीठ पे छोड़ देता है, दैट इज लिवर मैकेनिज्म. ऑर्निथोफिलिया यानी बर्ड पॉलिनेशन, चिरप्टेरिफिलिया यानी बैट पॉलिनेशन. मुझे बहुत खुशी होती है जब महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ज्यादा डिटेल दिया होता है और एनसीईआरटी में नहीं दिया होता है. तो दिस इज यूजफुल फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट्स ऑल्सो. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्प करेगा ये रिवीजन में, लास्ट मिनट एग्जाम्पल रिवीजन में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है. चलो, तो एज प्रोमिस्ड मैंने आपको बोला था मैं हर एक टॉपिक कराने के बाद एमसीक्यूज कराऊंगी. चलो अब देखते हैं ये वाला एमसीक्यू. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन. ये नीट 2022 का क्वेश्चन है. Moth and butterflies are the most dominant pollinating agent among insects. क्या ये राइट है? पहले आप खुद से सारे ऑप्शंस पढ़ो, वीडियो पॉज करो और आंसर करो. इस आंसर इज ये ऑप्शन गलत है. हमने क्या पढ़ा, जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है. जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डोमिनेशन कौन करता है इंसेक्ट में, मैंने इधर हाईलाइट भी करने बोला था. सबसे ज्यादा डोमिनेशन बीज करते हैं. बटरफ्लाई से ज्यादा पॉलिनेशन नहीं होता है, बीज से ज्यादा पॉलिनेशन. तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है. आंसर मिल गया आपको, पर बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लो. पॉलिनेशन बाय वाटर इज वेरी रेयर, करेक्ट. वाटर पॉलिनेशन हमको मोनोकॉट्स में देखने मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में कम देखने मिलता है. पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन, करेक्ट. फ्लावर्स प्रोड्यूस बैड स्मेल टू अट्रैक्ट मक्खी एंड बीटल्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. यस यस. चलो, मजा आ रहा है लेक्चर देखने में, तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. महाराष्ट्र बोर्ड के एक एक बच्चे तक ये चैनल पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद मैं आपको लाइव एमसीक्यू सॉल्व कराने वाली हूँ ऑफ चैप्टर नंबर 1, विच विल बी वेरी 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 enjoyable and very helpful. The term used for transfer of pollen grains from anther of one plant
टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहाँ से मैंने पोलन ग्रेन लिया, यहाँ पे स्टिग्मा पे डाला, तो ये कौन से टाइप का पॉलिनेशन हुआ बच्चों? आपको यहाँ पे जो बच्चा मिलेगा वो जेनेटिकली डिफरेंट मिलेगा, न्यू वेराइटी मिलेगी, और न्यू वेराइटी किस में देखने मिलती है? दिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी। यहाँ पे भी ज्यादा करके सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं, मतलब यहाँ दोनों होगा, सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। Xenogamy is the right answer. Yes. Next question. The plant parts which consist of two generations, one within the other. Two generation मतलब ये मेरा एक पार्ट है प्लांट का, ये डिप्लॉइड है, और इसके अंदर एक पार्ट है जो हेप्लॉइड है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें डिप्लॉइड और हेप्लॉइड दोनों साथ में है? पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, एंथर के पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, और मदर सेल से पोलन ग्रेन बनता है जो हेप्लॉइड होते हैं। तो ये हेप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, सो ये आएगा आंसर। ठीक है, आपको चूज करना है ऑप्शंस। सेकेंड, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ टू मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन खुद हेप्लॉइड है और पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो भी हेप्लॉइड है, तो यहाँ पे दोनों सेम है। हमको सेम नहीं चाहिए, हमको दो अलग अलग जनरेशंस चाहिए, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी डिप्लॉइड है, सीड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से फ्यूज होके बनता है, तो सीड इज डिप्लॉइड एंड फ्रूट इज आल्सो डिप्लॉइड, तो ये भी गलत। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, देखो ओव्यूल क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा और मियोसिस करके एम्ब्रियो सैक मिलेगा, और एम्ब्रियो सैक क्या होता है? हेप्लॉइड होता है, क्योंकि इसके पास फीमेल गैमेट है, तो यहाँ पे दो जनरेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, दिस इज फ्रॉम 2020, कोविड के एरा का टाइम का क्वेश्चन है। यस, चलो अब ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, दिस इज फ्रॉम नीट 2020। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल, ये मेरा ओव्यूल है, ठीक है, और ये मेरा फ्यूनिकल है, दिस इज माय फ्यूनिकल, दिस इज माय ओव्यूल। तो ये दोनों आपस में कैसे चिपके हुए हैं? इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, बताओ। तो दिस इज योर होमवर्क नंबर 1, दिस इज योर होमवर्क नंबर 2, दिस इज योर होमवर्क नंबर 3। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल फॉर प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स, 2018 का क्वेश्चन है। नीट से पहले वाले जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा प्रैक्टिस करो, मतलब कोविड लगने से पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। हमने क्या बोला था? पोलन ग्रेन 10-10 हजार साल तक भी सर्वाइव करते हैं, तो ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जिसके वजह से पोलन ग्रेन 10-10 हजार साल तक सर्वाइव करते हैं? पोलन किट तो स्टिकी मेम्ब्रेन होती है, तो इसके वजह से तो सर्वाइवल नहीं होगा, ऑयल कंटेंट भी उसको स्टिकी नेचर देता है। आंसर क्या आएगा बताओ, खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, जब हम पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कौन से टेम्परेचर पे की जाती है? ये तो केमिस्ट्री में भी है, ये तो तुमको आना चाहिए। दिस इज होमवर्क नंबर 3। यस, तो मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मुझे पता है सेशंस लंबे हो रहे हैं, लेकिन डिटेल में जब आप एक बार सेशन पढ़ लोगे तो आपके नस नस में एक एक टॉपिक ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको दोबारा घर पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हमने कम्युनिटी पोस्ट पे MCQs अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि नीट एग्जाम बहुत ही पास आ रहे हैं और नीट 2026 के जो मेरे बच्चे हैं, जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, मैं उनकी पूरी तरीके से हेल्प करना चाहती हूँ और मैंने प्रॉमिस किया है कि मुझसे जितना होगा मैं उतनी हेल्प करूंगी। तो आपको बस मेरी इतनी हेल्प करनी है कि चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बाकी आपकी हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। जल्दी जल्दी सब लोग लेक्चर नंबर 1 का न्यूमेरिकल का आंसर कमेंट करो, इस लेक्चर के होमवर्क के आंसर्स कमेंट करो और मैं आपके लिए लेकर आऊंगी आपका तीसरा लेक्चर। बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू सून।